दोस्तों, आज आप सुनेंगे फेलुदा सीरीज की अगली कहानी अटैची का रहस्य। इस कहानी के कुल 2 भाग हैं, जिनमें से आज आप सुनेंगे पहला भाग। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कैप्टन स्कॉट की ध्रुव अभियान पर लिखी रोंगटे खड़े कर देने वाली एक किताब मैंने हाल ही में समाप्त की है। उसके बाद इतनी जल्दी मैं बर्फ के देश में पहुंच जाऊंगा मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन बर्फ के देश का मतलब कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल ना समझ बैठिएगा। मुझे नहीं लगता कि फेलुदा को कभी किसी मामले की छानबीन के लिए ऐसी किसी जगह में जाना होगा। हम लोग जिस देश में गए थे वो हमारे देश का ही एक हिस्सा है। बस बात सिर्फ इतनी सी थी कि जिस समय हम वहां गए थे वो उस समय वहां बर्फ गिरने का मौसम था। हम लोगों का ये अभियान पिछले मार्च के महीने में एक गुरुवार की सुबह शुरू हुआ। फेलुदा का अब जासूसों में काफी नाम हो गया था, लिहाजा बीच बीच में उनके पास क्लाइंट भी आने लगे थे। लेकिन अगर केस उनको पसंद नहीं आता था तो वो मना कर देते थे। लेकिन इस केस में न जाने उनको क्या खास लगा कि वो इसे लेने के लिए तैयार हो गए। नए क्लाइंट का नाम था दीननाथ लाहिड़ी। बुधवार की शाम को उन्होंने फोन पर हमें अगले दिन सुबह 8:30 बजे हमारे यहाँ आने की सूचना दी थी। और ठीक उसी समय हमारे तारा रोड के घर के सामने किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। वो जिस गाड़ी में आए थे उतनी बड़ी गाड़ी मैंने रोल्स रॉयस के अलावा दूसरी कोई नहीं देखी थी। उन सज्जन का व्यक्तित्व भी काफी आकर्षक था। गोरा चिट्टा रंग, उम्र 55 के आसपास, महीन धोती और मलमल का कुर्ता, पैरों में सूंड मार का नागरा जूते। उनके दाएं हाथ में हाथी दांत के हत्थे वाली घड़ी थी और बाएं हाथ में एक चौकोर नीली अटैची। इस तरह की अटैचियां मैंने काफी देखी हैं। हमारे यहाँ भी ऐसी 2 हैं, एक पिताजी की, दूसरी फेलुदा की। एयर इंडिया अपने यात्रियों को मुफ्त में ऐसी अटैची देती है। फेलुदा ने उन्हें घर की सबसे अच्छी आराम कुर्सी पर बैठाया और खुद उनके सामने एक मामूली कुर्सी पर बैठ गए। वो सज्जन बोले, कल शाम को फोन पर आपसे मेरी ही बात हुई थी। मेरा नाम दीननाथ लाहिड़ी है। फेलुदा ने कहा, इससे पहले कि आगे आप कुछ बोलें, उससे पहले क्या मैं आपसे 2 जरूरी सवाल पूछ सकता हूँ? पहला सवाल, आपको चाय से परहेज तो नहीं? वो सज्जन हाथ जोड़कर बोले, बुरा मत मानिएगा मिस्टर मित्तर, लेकिन बिना वक्त चाय पीने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन आप चाहें तो आप पी सकते हैं। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल, आपकी कार क्या हिस्पैनो सुइजा है? जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। ऐसी गाड़ियां अभी यहाँ ज्यादा नहीं आई हैं। सन 34 में मेरे पिता ने इसे खरीदा था। क्या आपको गाड़ियों में रुचि है? फेलुदा मुस्कुराकर बोले, मेरी रुचि तो बहुत सारी चीजों में है, लेकिन कुछ हद तक ये मेरे पेशे के कारण है। खैर, अब ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है? मिस्टर लाहिड़ी मुस्कुराए और अपने सामने मेज पर रखी अटैची की तरफ देखकर बोले, इस केस को आप केस भी कह सकते हैं और अगर चाहें तो अटैची केस भी। दरअसल सारा झमेला इस अटैची को लेकर है। फेलुदा ने अटैची की तरफ देखकर कहा, लगता है ये कई बार विदेश की सैर कर चुकी है। भले ही इसके टैग निकाल दिए गए हैं, लेकिन इलास्टिक बैंड अभी भी हैंडल पर लगे हुए हैं। 1, 2, 3। वो सज्जन बोले, मेरी अटैची के हैंडल में भी ऐसे ही बैंड लगे हैं। आपकी अटैची? तो क्या ये अटैची आपकी नहीं है? जी नहीं मिस्टर मित्तर, ये किसी और की है। हम दोनों की अटैचियां बदल गई हैं। ओह, आई सी। कैसे बदल गईं? ट्रेन में या प्लेन में? जी, ट्रेन में। मैं दिल्ली से कालका मेल से लौट रहा था। पहले दर्जे के डिब्बे में हम 4 यात्री थे। उन्हीं में से किसी के साथ बदली है। और किसके साथ बदली ये मैं नहीं जानता। अगर जानता होता तो मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। तब तो आप निश्चित ही बाकी तीनों लोगों के नाम भी नहीं जानते होंगे। फेलुदा ने पूछा। जी, उनमें से एक बंगाली सज्जन थे जिनका नाम पाकड़ासी था। वो भी दिल्ली से मेरे साथ ही गाड़ी में चढ़े थे। मुझे उनका नाम ऐसे पता चला कि एक दूसरे सहयात्री के साथ उनका कुछ परिचय था। वो उनको हेलो मिस्टर पाकड़ासी कहकर उनसे बात कर रहे थे। बात करने के स्टाइल से मुझे वो दोनों बिजनेसमैन लगे। अपनी बातों में वो कॉन्ट्रैक्टर, टेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो जिनके साथ बात कर रहे थे उनका नाम आपको नहीं पता? फेलुदा ने पूछा। जी नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो बंगाली नहीं थे, लेकिन बंगाली भाषा जानते थे और अच्छी तरह जानते थे। उनकी बातों से ये पता चला कि वो शिमला से आ रहे थे। ठीक है, और तीसरे सज्जन? वो तो ज्यादातर ऊपर की बर्थ पर लेटे रहे, सिर्फ लंच और डिनर के वक्त नीचे उतरे थे। वो भी बंगाली नहीं थे। दिल्ली से गाड़ी छूटने के बाद उन्होंने एक सेब मुझे देते हुए कहा था कि वो उनके बगीचे का है। शायद वो भी शिमला में रहते होंगे, वहीं उनका बगीचा होगा। क्या आपने वो सेब खाया था? जी हाँ, बिल्कुल खाया था। बड़ा ही स्वादिष्ट था।
फेलुदा ने शरारत से हंसते हुए कहा, इसका मतलब ट्रेन में आप अपने समय पर खाने पीने वाले नियम का पालन नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि आप लोगों में से कौन कहाँ पर बैठा हुआ था। मैं लोअर बर्थ पर बैठा था मिस्टर मित्तिर। मेरे ऊपर वाली बर्थ पर मिस्टर पाकड़ासी थे और उनके सामने की बर्थ पर सेव वाले सज्जन। नीचे थे वो गैर बंगाली बिजनेसमैन। फेलुदा कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोले, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाय के लिए कह दूं। आपकी इच्छा हो तो पी लीजिएगा, वरना मत पीजिएगा। तो अब से तू जरा फटाफट जाकर चाय के लिए बोलकर आ। मैं भागकर अंदर जाकर श्रीनाथ को चाय के लिए कह आया। बैठक में लौटा तो देखा फेलुदा ने उस अटैची को खोल दिया था। इसमें ताला नहीं लगा था? फेलुदा ने पूछा। जी नहीं, मेरी अटैची में भी नहीं लगा था, यानी जिसने भी लिया होगा वो आसानी से खोलकर अंदर देख सकता है। वैसे इस अटैची में खास कोई सामान है भी नहीं। और वाकई ऐसा ही था। साबुन, कंघा, ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, दाढ़ी बनाने का सामान, 2 तह किए हुए अखबार, एक पेपरबैक पुस्तक, इन सब के अलावा और कोई खास चीज हमें उसमें नजर नहीं आई। फेलुदा ने पूछा, आपकी अटैची में क्या कोई कीमती सामान भी था? जी नहीं, इस अटैची में जो आप देख रहे हैं इनसे कम कीमती सामान थे। बस हाथ से लिखी हुई एक यात्रा संस्मरण की स्क्रिप्ट थी। ट्रेन में पढ़ने के लिए मैंने उसे साथ रख लिया था। पढ़ने में मजा आ रहा था। उसमें तिब्बत की घटना का वर्णन था। तिब्बत की घटना? फेलुदा ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, वो सन 1917 की लिखी हुई थी। लेखक का नाम था शंभुचरण बोस। उस लेख को मेरे ताऊजी लाए थे। असल में वो मेरे ताऊजी को ही समर्पित थी। मेरे ताऊजी का नाम सतीनाथ लाहिड़ी था, जो काठमांडू में रहते थे। वो राणा के परिवार के प्राइवेट ट्यूटर थे। 45 साल पहले वो बीमार होकर करीब करीब अपाहिज होकर अपने घर लौटे थे। उसके थोड़े दिनों बाद उनका देहांत हो गया। उनके सामानों के साथ एक नेपाली बक्सा भी था। घर के हमारे बॉक्स रूम के एक ताक के कोने में वो पड़ा था। उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। हाल ही में घर में तिलचट्टे और चूहों का उपद्रव काफी बढ़ जाने के कारण पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया गया। उसी सिलसिले में उस बॉक्स को वहां से उतारना पड़ा और उसी बक्से में मुझे वो लेख मिला था। ये कब की बात है? फेलुदा ने पूछा। मेरे दिल्ली जाने से 1 दिन पहले। फेलुदा थोड़े अनमने से दिखाई दिए। वो कुछ बुदबुदा रहे थे। शंभुचरण, शंभुचरण, मिस्टर लाहिड़ी ने आगे कहा। वो रचना मेरे लिए ज्यादा मूल्यवान नहीं थी। सच कहें तो उस अटैची को वापस पाने के लिए मैं ज्यादा उत्साही भी नहीं था। और आप ये जो अटैची देख रहे हैं, इसके मालिक का भी पता लगने की उम्मीद नहीं है। यही सोचकर मैंने इसे अपने भतीजे को दे दिया था। लेकिन अचानक कल रात से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें इतनी मूल्यवान जरूर नहीं हैं, लेकिन इसके मालिक के लिए इनमें से कुछ चीजें बेशक कीमती हो सकती हैं। जैसे ये रुमाल है, इसमें कढ़ाई करके जी लिखा हुआ है। शायद वो इस रुमाल के मालिक की पत्नी होंगी। शायद अब वो जीवित भी ना हो। यही सब बातें मेरे मन में खटकने लगीं। इसलिए आज मैं अपने भतीजे के कमरे से इस अटैची को लेकर यहाँ चला आया। सच बात तो ये है मिस्टर मित्तिर कि मेरी अटैची मुझे वापस मिले या ना मिले, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये अटैची मैं उसके मालिक को लौटा सकूं तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी। तब तक चाय आ गई। फेलुदा आजकल चाय को लेकर काफी सेंटी हो गए थे। ये चाय कारसियांग के मकईबाड़ी टी स्टेट से मंगवाई गई थी। चाय की प्याली सामने आते ही जबरदस्त खुशबू फैल जाती थी। एक चुस्की लेते हुए फेलुदा ने कहा, गाड़ी में आपने अपनी अटैची क्या 1 से ज्यादा बार खोली थी? जी केवल 2 बार। सुबह दिल्ली से चढ़ने के बाद 1 बार वो निकाली थी और रात को सोने से पहले उसे अंदर रखी थी। फेलुदा ने एक 4 मीनार सिगरेट सुलगाई। दीननाथ बाबू सिगरेट नहीं पीते थे। धुएं के छल्ले निकालते हुए फेलुदा ने कहा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं इस अटैची को इसके मालिक को लौटाकर आपकी अटैची आप तक पहुंचा दूं? ठीक? मेरी बात सुनकर आप निराश हो गए ना? आपको ये मामला बहुत ही बेकार और फीका सा लग रहा होगा। इसमें करने के लिए कुछ खास है नहीं। दीननाथ बाबू ने थोड़े उदास स्वर में कहा। फेलुदा अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को बालों में फेरते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मेरे पास जिस तरह के मामले हैं उन सब की तुलना में इसकी अहमियत कम नहीं है। इसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर दीननाथ बाबू के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। आपका राजी होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है मिस्टर मित्तिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेलुदा ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन गारंटी देना संभव नहीं है। अब मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। ये बताइए कि आप किस तारीख को दिल्ली से रवाना हुए थे?
जी, मैं रविवार 5 मार्च की सुबह कोलकाता पहुंचा था। अगले दिन सुबह 9:30 बजे। आज 9 तारीख है, मतलब आप परसों पहुंचे थे और कल शाम को आपने मुझे फ़ोन किया था। फिर फेलुदा ने उस अटैची के अंदर से एक कोडक फिल्म का पीला डिब्बा निकालकर उसका ढक्कन जैसे ही घुमाया, उसमें से सुपारी के कुछ टुकड़े निकलकर मेज पर गिर गए। उसमें से एक सुपारी उठाकर मुंह में रखकर चबाते हुए उन्होंने पूछा, आपके बक्से में क्या ऐसा कुछ था जिससे आपका नाम पता मिल सके? जहां तक मुझे याद है उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, अब जरा अपने तीनों सहयात्रियों का हुलिया बताइए। दीनानाथ बाबू ने कुछ सोचते हुए कहा, पाकड़ासी उम्र में मुझसे थोड़े बड़े थे, शायद 60-65 के रहे होंगे। बैक ब्रश किए हुए कच्चे पक्के बाल थे, आंखों पर चश्मा, आवाज थोड़ी कर्कश थी। जिन्होंने सेव दिया था उनका रंग साफ था, दुबला पतला चेहरा था, नाक तीखी थी, आंखों पर सोने का चश्मा था और क्लीन शेवन थे। सिर पर बाल नहीं थे, केवल कान के पास थोड़े बहुत काले बाल थे। अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलते थे। उन्हें जुकाम भी था, बार बार टिश्यू पेपर से नाक साफ कर रहे थे। और जो तीसरे सज्जन थे उनका चेहरा तो जरा भी याद रखने लायक नहीं था, लेकिन वो पक्के वेजिटेरियन थे। वो ही अकेले आदमी थे जिन्होंने लंच और डिनर दोनों में वेजिटेरियन थाली मंगवाई थी। फेलुदा ये सारी बातें अपनी हरी डायरी में नोट करते जा रहे थे। पूरा करने के बाद उन्होंने पूछा, और कोई बात? जी नहीं, बताने लायक और कुछ तो याद नहीं आ रहा है। दिन में तो ज्यादातर समय मेरा ध्यान पढ़ने में ही लगा हुआ था। रात में डिनर लेकर मैं जल्दी सो गया था। गाड़ी में आमतौर पर मुझे इतनी अच्छी नींद आती नहीं है, लेकिन इस बार हावड़ा पहुंचने के बाद ही मेरी आंख खुली थी, वो भी पाकड़ासी के जगाने पर। इसका मतलब आप ही सबसे बाद में उतरे थे? जी हाँ। तो इसका मतलब आपका बैग उससे पहले ही किसी दूसरे के पास चला गया था? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। दीननाथ बाबू उठते उठते बोले, आपकी जो फीस है वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन उसके अलावा भी आपको 2-4 जगह आना जाना पड़ सकता है। छानबीन के भी कुछ खर्चे होंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ अतिरिक्त रुपए दिए देता हूँ। फिर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक सफ़ेद लिफाफा निकालकर फेलुदा को दे दिया। दरवाज़ा खोलकर गाड़ी की तरफ जाते जाते वो बोले, मेरा फ़ोन नंबर आपको डायरेक्टरी में ही मिल जाएगा। कुछ पता चलते ही प्लीज़ मुझे खबर कीजिएगा, या सीधे मेरे घर भी आ सकते हैं। शाम के वक्त आएंगे तो मैं घर पर ही मिलूंगा। पीले रंग की हिस्पैनो सुइजा एक गंभीर हॉर्न बजाते हुए रास्ते में खड़ी भीड़ को चौंकाती हुई रास बिहारी एवेन्यू की तरफ चली गई। हम दोनों बैठक में वापस आ गए। अटैची टेबल पर ही रखी थी। फेलुदा ने उसके भीतर से एक एक करके सारा सामान निकालकर बाहर बिखेर दिया। सभी मामूली चीजें थी। कुल मिलाकर 50 रुपए का भी सामान मुश्किल से था। फेलुदा ने कहा, तू एक एक करके बोलता जा, मैं नोट करता हूँ। मैं एक एक सामान मेज से उठाकर उसका नाम बताकर अटैची में रखने लगा और फेलुदा लिखते रहे। ये पूरी लिस्ट इस तरह से थी। तय किए हुए दिल्ली के 2 अखबार, एक संडे स्टेट्समैन, दूसरा संडे हिंदुस्तान टाइम्स। आधा बचा बिनाका टूथपेस्ट, ट्यूब के नीचे का खाली हिस्सा फोल्ड करके ऊपर मोड़ दिया गया है। एक हरे रंग का बिनाका टूथब्रश, एक जिलेट सेफ्टी रेजर, एक पैकेट में 3 थिन जिलेट ब्लेड, एक बिल्कुल खत्म हो रही ओल्ड स्पाइस शेविंग क्रीम, एक शेविंग ब्रश, एक बहुत पुराना नेल क्लिप, एक सेलोफेन के पत्ते में 3 एस्प्रो की गोलियां, एक तह किया हुआ कोलकाता का नक्शा, खोलने पर जो करीब 4 गुना 5 फुट का हो जाता है, एक टक्का मार्का नई दिया सलाई, एक वीनस मार्का लाल नीली पेंसिल, एक कोडक फिल्म के डिब्बे में सुपारी के टुकड़े, एक तह किया हुआ रुमाल जिसके एक कोने में कढ़ाई करके जी लिखा है, एक मुरादाबादी छुरी या पेन नाइफ, एक मुंह पहुंचने वाला तौलिया, एक जंग लगी सेफ्टी पिन, 3 जंग लगी जेम्स क्लिप, कमीज की बटन, एक जासूसी उपन्यास एलरी क्वीन का द डोर बिटवीन। पूरी लिस्ट बन जाने के बाद फेलुदा ने उस उपन्यास को उलट पुलट कर देखा और बोले, इसमें व्हीलर कंपनी का नाम लिखा है, लेकिन खरीदने वाले का नाम नहीं है। उस व्यक्ति को पन्ने मोड़कर पढ़ने की आदत है। कुल 236 पन्नों की किताब है। मोड़ने का आखिरी निशान 212 पन्ने पर है। मेरे ख्याल से उस आदमी ने इसे पूरा पढ़ लिया होगा। फिर फेलुदा ने रुमाल को ध्यान से देखा। उसके बाद कोलकाता का नक्शा खोलकर मेज पर बिछा दिया। उस नक्शे को देखते हुए उनकी नजर एक जगह टिक गई। लाल पेंसिल के निशान। 1, 2, 3, 4, 5 जगहों पर। ओह, चौरंगी, पार्क स्ट्रीट। ठीक है, तो अब से जरा टेलीफोन डायरेक्टरी तो लाना। डायरेक्टरी का पन्ना पलटते हुए फेलुदा ने कहा,
हमारी किस्मत अच्छी है कि उसका नाम पाकड़ासी है। नाम ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। कुल मिलाकर यहाँ सिर्फ 16 पाकड़ासियों के यहाँ फोन है। उनमें से 2 डॉक्टर हैं। उन दोनों को तो हम हटा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में उनके उस परिचित आदमी ने उनको मिस्टर पाकड़ासी कहकर बुलाया था, डॉक्टर पाकड़ासी कहकर नहीं। फिर फेलुदा फोन उठाकर नंबर डायल करने लगे। हर बार नंबर मिलाने के बाद पूछते, क्या मिस्टर पाकड़ासी दिल्ली से लौट आए हैं? और फिर जवाब सुनने के बाद हर बार सॉरी कहकर फोन रख देते। फिर अगला नंबर डायल करते। 5 बार ऐसा करने के बाद 6ठी बार शायद उस व्यक्ति का नंबर मिला जो हमें चाहिए था, क्योंकि इस बार बातचीत कुछ लंबी चली थी। धन्यवाद कहने के बाद फोन रखकर उन्होंने कहा, आखिर मिल ही गए मिस्टर पाकड़ासी। उन्हीं से बात हुई। परसों सुबह कालका मेल में दिल्ली से लौटे हैं। सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन गड़बड़ी ये है कि उनकी अटैची बदली नहीं गई है। तो फिर आपने उनसे रात में मिलने का समय क्यों तय किया फेलुदा? क्योंकि वो दूसरे लोगों के बारे में कुछ जानकारी तो दे ही सकते हैं ना। हालांकि वो काफी रूखे मिजाज के आदमी लग रहे थे, लेकिन मैं भी फेलू मित्र हूं। मैं भी ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूं। चल तौब से निकलते हैं। लेकिन उनसे मिलने का समय तो शाम का रखा है। उससे पहले मुझे जरा सिद्धू ताऊ से मिलना है। चलो। सिद्धू ताऊ से हम लोगों की सीधी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। ये मेरे पैदा होने से पहले की बात है। पिताजी जब गांव में रहते थे तो सिद्धू ताऊ हम लोगों के पड़ोसी थे। इसी नाते वो पिताजी के बड़े भाई और हमारे ताऊ लगते थे। फेलुदा सिद्धू ताऊ के पास क्यों आए थे, इसे उनका पहला सवाल सुनकर ही मैं समझ गया था। ताऊ करीब 60 साल पहले के शंभूचरण नाम के किसी यात्रा कथा लिखने वाले लेखक को जानते हैं आप? वो अंग्रेजी में लिखा करते थे। सिद्धू ताऊ आंखें बड़ी बड़ी करके बोले, क्या कह रहे हो फेलू? उनकी लिखी तराई की कहानी वाली किताब तुमने पढ़ी नहीं? उस किताब का नाम था टेरर्स ऑफ तराई। 1915 में इंग्लैंड की कीगन पॉल कंपनी ने वो किताब छापी थी। शंभूचरण बहुत ही अच्छे शिकारी और पर्यटक थे, लेकिन पेशे से डॉक्टर थे। काठमांडू में प्रैक्टिस करते थे। उस समय वहां राजा वाजा का शासन नहीं था। राणा लोग ही वहां के सब कुछ थे। राणा परिवार की एक करीब करीब लाइलाज बीमारी को शंभूचरण ने ठीक किया था। उनकी किताब में एक राणा का उल्लेख भी है, विजयेंद्र शमशेर जंग बहादुर। वो शिकार के बड़े शौकीन थे, लेकिन शराबी भी थे। एक हाथ में बंदूक और दूसरे में शराब की बोतल लेकर मचान पर बैठते थे। लेकिन शिकार सामने आते ही बंदूक पर ऐसा हाथ कस जाता था कि बस पूछो मत। लेकिन एक बार ऐसा नहीं हो पाया। गोली शेर को नहीं लगी। शेर ने मचान पर छलांग लगा दी। पास ही दूसरे मचान पर शंभूचरण बैठे थे। उन्हीं की बंदूक से निकली अचूक गोली ने राणा को मौत के मुंह से बचा लिया था। राणा ने उनको एक बड़ा ही कीमती रत्न देकर अपनी कृतज्ञता जताई थी। बड़ी ही थ्रिलिंग कहानी है ये। नेशनल लाइब्रेरी से मंगाकर पढ़ लेना। बाजार में तो आसानी से नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या वो कभी तिब्बत गए थे? फेलुदा ने पूछा। हाँ हाँ, गए थे ना। सन 21 में उनकी मौत हुई थी। उस टाइम मैंने बीए का एग्जाम दिया था। अखबार में उनके ऊपर एक छोटा लेख छपा था, जिसमें लिखा था कि शंभूचरण रिटायर होने के बाद तिब्बत गए थे, लेकिन उनकी मौत काठमांडू में हुई थी। फेलुदा कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, अच्छा, मान लीजिए कि आज अचानक ये बात पता चले कि उन्होंने तिब्बत की यात्रा पर एक बड़ा लंबा सा यात्रा संस्मरण लिखा था जो प्रकाशित नहीं हुआ है, तो क्या उसकी स्क्रिप्ट मूल्यवान होगी? सिद्धू ताऊ का गंजा सिर उत्तेजना से हिलने लगा। अरे बाप रे! तराई पढ़कर लंदन टाइम्स ने उसकी कितनी तारीफ की थी, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। और सिर्फ कहानी ही नहीं, शंभूचरण की अंग्रेजी भाषा भी बहुत ही सहज और जानदार थी, एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर। क्या वाकई ऐसी कोई स्क्रिप्ट मौजूद है? शायद, फेलुदा ने कहा। अगर वो तुम्हारे हाथ लगे तो मुझे एक बार दिखाना जरूर, और अगर कहीं नीलाम में बिकने की सूचना मिले तो भी मुझे बताना। मैं 5,000 तक की बोली लगाने को तैयार हूं। सिद्धू ताऊ के घर में गरम कोको पीकर बाहर निकलने के बाद मैंने फेलुदा से कहा, मिस्टर लाहिड़ी की अटैची में एक ऐसी कीमती चीज थी और उनको पता ही नहीं था। उनको इसकी सूचना देनी चाहिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है तौब से? पहले देखूं तो पानी का रुख किधर जा रहा है। वैसे भी ये केस तो अब मेरे ही हाथ में है। नरेंद्र पाकड़ासी का घर लैंसडाउन रोड पर था। देखने से ही पता चलता था कि मकान कम से कम 40 साल पुराना था। संगमरमर से बने लंबे रास्ते को पार करने के बाद हम करीब 10 फुट ऊंचे दरवाजे का पर्दा उठाकर एक कमरे में दाखिल हुए। ये उनकी बैठक थी। विशाल कमरे में तीनों तरफ ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां किताबों से भरी हुई थीं। इसके अलावा फर्नीचर, कारपेट,
दीवार पर तस्वीरें, छत पर फानूस आदि भी लगे हुए थे। लेकिन इन सबके साथ साथ साफ सफाई की कमी और लापरवाही भी वहां नजर आ रही थी। देखने से ही पता चलता था कि घर की सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता होगा। हम बैठक के पीछे के कमरे में पाकड़ासी से मिले। ये शायद उनका ऑफिस या स्टडी रहा होगा। कानों में टाइप करने के शब्द भी पड़ रहे थे। अंदर जाकर हमने देखा कि वो एक हरे रंग के रैक्सीन से ढकी काफी बड़ी मेज के पीछे पुराने जमाने के बड़े से टाइपराइटर के सामने बैठे थे। वो कमरे के दाईं तरफ रखी थी। बाईं तरफ बैठने का इंतजाम था। 3 सोफे और एक नीची गोल मेज और उस पर शतरंज की गोटियां सजी हुई थीं। पास ही शतरंज की एक किताब भी रखी थी। अंत में जिस चीज पर हमारी नजर पड़ी वो था टेबल के पीछे कारपेट पर दुबक कर लेटा हुआ एक बड़ा कुत्ता। हमारे कमरे में जाते ही टाइपिंग बंद करके उन्होंने हमारी तरफ देखा और उखड़े से स्वर में बोले, आप में से कौन मिस्टर मित्तिर हैं? खैर छोड़िए, मुझे क्या। ये बताइए कि किसी बात से मतलब ना रखने वाले मेरे जैसे आदमी को परेशान करने के लिए आप लोग क्यों आए हैं? उनका ये अक्खड़ लहजा देखकर मुझे लगा कि अगर चिड़चिड़ेपन का कोई कंपटीशन होता तो ये सज्जन पूरी दुनिया के चैंपियन होते। फेलुदा ने कहा, मिस्टर लाहिड़ी ने हमें आपका नाम बताया था। दिल्ली से कोलकाता के सफर में वे आपके साथ एक ही डिब्बे में आए थे 3 दिन पहले, और उनकी अटैची साथ के किसी यात्री से बदल गई है। उसी के बारे में पता करने हम आपके पास आए हैं। कितनी लापरवाही की बात है। लेकिन उस बक्से को खोजने के लिए जासूस लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? ऐसे कौन से हीरे जवाहरात थे उसमें? मैं भी तो सुनूं जरा। जी नहीं, उसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। बस एक पुरानी स्क्रिप्ट थी, एक यात्रा संस्मरण की। उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं है। पाकड़ासी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। स्क्रिप्ट? जी हाँ, शंभूचरण बोस का लिखा एक यात्रा संस्मरण था वो। गाड़ी में बैठे बैठे वो उसे पढ़ रहे थे। उनकी अटैची में वही स्क्रिप्ट थी। मिस्टर पाकड़ासी ने जवाब दिया, तब तो वो आदमी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं था, ही सीम्स टू बी अ लायर टू। अखबार और बांग्ला मासिक पत्रिका के अलावा उस आदमी ने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मेरा बर्थ ऊपर जरूर था, लेकिन दिन में मैं नीचे उन्हीं के बर्थ की एक तरफ बैठा हुआ था। वो क्या पढ़ रहा था और क्या नहीं, उस तरफ मेरा पूरा ध्यान था। जासूस होने के नाते आप क्या सोचते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके मुंह से मैंने जितना सुना उससे मुझे ये मामला काफी गड़बड़ लग रहा है। एनीवे, आप जंगली बत्तख पकड़ना चाहते हैं तो पकड़िए, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो आपको फोन पर ही कह दिया था, एयर इंडिया की ऐसी 3 अटैचियां मेरे घर में पड़ी हैं, लेकिन इस बार ऐसी कोई अटैची मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। उन 4 यात्रियों में से एक शायद आपके परिचित थे, है ना? फेलुदा ने पूछा। कौन? हाँ, वो बृजमोहन। हाँ, उसका लेन देन का कारोबार है। मेरे साथ उसने पहले भी कुछ डीलिंग की थी। लेन देन के कारोबार का मतलब ब्याज पर पैसे उधार देने का कारोबार। फेलुदा ने सवाल किया, क्या बृजमोहन के पास भी वैसी ही अटैची थी? ये बात मुझे कैसे पता होगी भला? क्या आप हमें उनका पता बता सकते हैं? डायरेक्टरी में देख लेना। नाम है SM केडिया एंड कंपनी। SM बृजमोहन के पिता हैं। धर्मतल्ला में लेनिन सरणी में दफ्तर है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उनमें से एक के साथ परिचय था, ऐसा नहीं है। मैं 3 में से 2 आदमियों को जानता हूं। फेलुदा ने हैरानी से पूछा, दूसरा आदमी कौन था? दूसरा था दीननाथ लाहिड़ी। किसी समय रेस के मैदान में मैं उसे देखता था। एक बार परिचय हुआ था। पहले तो बहुत लायक था। सुना है इन दिनों थोड़ा भद्र सभ्य हो गया है। दिल्ली में अपना गुरु भी बना लिया है। सच या झूठ नहीं जानता। और तीसरे यात्री कैसे थे? मैं समझ गया। फेलुदा अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वो सज्जन पाइप मुंह में दबाकर थोड़े खींचे स्वर में बोले, अब आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप घर में बैठकर अकेले शतरंज खेलते हैं। आपका दिमाग इतना तेज है, याददाश्त इतनी अच्छी है। बस यही सोचकर पूछ रहा हूं। फेलुदा ने मक्खन पॉलिश की। पाकड़ासी का दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ। गला खंखार कर वो बोले, शतरंज का तो मुझे जबरदस्त नशा है। जो मेरे इस खेल के साथी थे वो तो अब रहे नहीं, इसलिए अब मैं अकेले ही खेलता हूँ। क्या रोज खेलते हैं? हाँ, रोज खेलता हूँ। उसका एक कारण है, मुझे नींद ना आने की बीमारी है। रात के 3 बजे तक इसी में लगा रहता हूँ। तो नींद की गोली नहीं लेते आप? लेता तो हूँ, लेकिन ज्यादा असर नहीं करती। इससे ऐसा भी नहीं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। 3 बजे सोता हूँ और 8 बजे उठ जाता हूँ। इस उम्र में 5 घंटे की नींद तो इनफ है। फेलुदा ने दबी मुस्कान के साथ कहा, क्या टाइपिंग भी आपका नशा है? अरे नहीं, वो तो मैं कभी कभी करता हूँ। सेक्रेटरी भी रखकर देख चुका हूँ,
लेकिन सब के सब कामचोर हैं। खैर छोड़िए, आप तीसरे यात्री के बारे में जानना चाहते थे ना। उनका चेहरा क्लीन शेव था और सिर गंजा था। वो बंगाली नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी अच्छी बोलते थे। मुझे एक सेव ऑफर कर रहे थे, मैंने नहीं लिया। और हाँ, ये भी बता दूं कि मेरी उम्र है 53 साल, मेरे कुत्ते की उम्र है 3.5 साल और वो बॉक्सर हाउंड नस्ल का है। मेरे कमरे में कोई बाहर का आदमी आधे घंटे से ज्यादा रहे, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप। हम बिना कुछ बोले उठकर बाहर निकल आए। फेलुदा ने कहा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आदमी है ये। उसके बाद हम लोग लैंसडाउन रोड से निकलकर उत्तर की तरफ बढ़ गए। मुझे समझ में नहीं आया कि हमें तो दक्षिण की तरफ जाना था, फिर हम उत्तर की तरफ क्यों जा रहे थे। हमारे सामने से 2 खाली टैक्सियां निकल गईं, लेकिन फेलुदा ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उनका ये अजीब सा व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक ख्याल आया जिसे फेलुदा से कहे बिना मैं रह नहीं पाया। अच्छा फेलुदा, दीननाथ बाबू ने तो पाकड़ासी की उम्र 60 से ज्यादा बताई थी, लेकिन पाकड़ासी ने बताई 53 और वो 50 से ज्यादा के दिख भी नहीं रहे थे। ये कैसी बात हुई? इससे यही साबित होता है तौब से कि दीननाथ बाबू का ऑब्जर्वेशन सही नहीं है। करीब 2 मिनट चलने के बाद हम लोग लोअर सर्कुलर रोड पहुंच गए। बाईं तरफ मुड़कर फेलुदा सीधे हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल के भीतर चले गए। मैं भी उनके पीछे ही था। रिसेप्शन पर जाकर वो बोले, आपके होटल में 6 मार्च की सुबह कोई गेस्ट आए थे जिनके नाम का पहला अक्षर जी है। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने रजिस्टर देखकर बताया, जी 2 साहिबान हैं जिनका नाम जी अक्षर से शुरू होता है, जेराल्ड प्रेटली और G.R. होम्स। ये दोनों विदेश से आए थे। थैंक यू कहकर फेलुदा बाहर निकल आए। वहां से हमने टैक्सी ली और फेलुदा ने उसे पार्क होटल चलने को कहा। फिर वो बोले, नक्शे के लाल निशानों पर अगर गौर करता तो देखता कि वो निशान अलग अलग होटलों के नीचे लगाए गए हैं। इसलिए कोलकाता पहुंचकर होटल में ठहरना ही उनके लिए स्वाभाविक है। अच्छे होटलों में हिंदुस्तान इंटरनेशनल, पार्क होटल, ग्रेट ईस्टर्न होटल, रिट्स कॉन्टिनेंटल वगैरह हैं। निशान भी उन्हीं 5 जगहों पर हैं। हमारे रास्ते में सबसे पहले पार्क होटल आता है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। पार्क होटल में 6 तारीख को जी अक्षर से नाम शुरू होने वाला कोई नहीं आया था, लेकिन ग्रैंड होटल में जाकर हमें अच्छी खबर मिली। वहां पर एक बंगाली रिसेप्शनिस्ट से फेलुदा की जान पहचान थी। उसका नाम था दासगुप्ता। उसने रजिस्टर खोलकर दिखाया। 6 मार्च की सुबह 5 लोग वहां पहुंचे थे। उनमें से एक भारतीय थे जो शिमला के रहने वाले थे। नाम था G.C. धमीजा। क्या वो अभी भी होटल में ठहरे हुए हैं? जी नहीं सर, कल सुबह वो चेकआउट कर गए थे। वो कितने नंबर कमरे में रुके थे? जी 216 में। वो कमरा क्या अभी भी खाली है? जी हाँ, अभी तो खाली है, लेकिन आज शाम के लिए बुक है। क्या मैं उस कमरे के वेटर से बात कर सकता हूँ? जी हाँ ज़रूर, मैं आपके साथ एक आदमी भेज देता हूँ, वो आपको रूम बॉय से मिलवा देगा। रूम बॉय से मिलने के बाद फेलुदा उसके साथ कमरे के अंदर गए। फिर 1-2 चक्कर काटने के बाद उन्होंने पूछा, कल जो सज्जन यहाँ रुके थे उनके साथ क्या क्या सामान था? अच्छी तरह सोचकर बताना। सर, एक काले रंग का बड़ा सूटकेस था और एक छोटी अटैची थी। अटैची क्या नीले रंग की थी? जी हाँ सर, जब मैं फ्लास्क में पानी लेकर कमरे में आया तो वो साहब छोटी अटैची को खोलकर सारी चीज़ें बाहर निकालकर बिस्तर पर फैलाए हुए थे। मुझे लगा कि वो कुछ ढूंढ रहे थे। वेरी गुड। क्या उनके पास सेव भी थे? जी हाँ, 3 सेव थे, वो प्लेट में रखे थे। अच्छा, ज़रा उनका हुलिया तो बताओ। पूछने पर रूम बॉय ने जैसा हुलिया बताया उस तरह के चेहरे के कम से कम 1 लाख व्यक्ति कोलकाता में बड़ी आसानी से मिल सकते थे। खैर, ग्रैंड होटल में आकर हमारा एक बड़ा काम तो पूरा हो गया था। दीननाथ बाबू की अटैची जिनके साथ बदली गई थी, उनका नाम और पता दोनों हमें मिल गए थे। उनका पता मिस्टर दासगुप्त ने एक कागज़ पर लिखकर फेलुदा को दे दिया था। वो पता था G.C. धमीजा, द नोक, वाइल्ड फ्लावर हॉल, शिमला। ग्रैंड होटल से निकलकर न्यू एम्पायर के सामने की दुकान से एक मीठा पान खरीदकर हम लोग सीधे रंजन स्ट्रीट में दीननाथ जी के घर पहुंचे। घर के फाटक के अंदर बाईं तरफ एक के बाद एक 4 गैराज थे। उनमें से 3 खाली थे और एक में एक और पुराने मॉडल की अजीब सी गाड़ी खड़ी थी। ये इटालियन गाड़ी थी। दरबान को कार्ड देने के बाद 1 मिनट के अंदर एक सज्जन बाहर आए। वो 30 साल से कम उम्र के लग रहे थे। कद साधारण, रंग गोरा, बाल बिखरे हुए और कान के दोनों तरफ लंबी लंबी जुल्फें। ये दीननाथ जी का भतीजा था। उसने कहा, चाचा जी तो कहीं गए हैं, 7 बजे तक लौटेंगे। हम लोग ज़रा बैठ सकते हैं? हमें उनसे कुछ ज़रूरी काम था। फेलुदा ने कहा, जी हाँ ज़रूर, आइए।
उन सज्जन ने हम लोगों को बैठक में ले जाकर बैठाया। वहां दीवार और फर्श पर बाघ और भालू की खालों की भरमार थी। दीननाथ जी के ताऊजी भी क्या शिकारी थे। शायद शिकारी होने के कारण ही शंभुचरण के साथ उनकी घनिष्ठता रही होगी। उस युवक ने हमसे पूछा, क्या आप वही फेलू मित्र हैं जिन्होंने सोने के किले का रहस्य खोजा था? जी हाँ, फेलुदा ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे उस आदमी का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। हालांकि मैं वजह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर अंत में मैंने सोचा कि अंदाजा लगाने में क्या हर्ज है। मैंने उससे पूछा, जी हाँ, एक थ्रिलर है अशरीरी, उसमें मैंने विलेन की भूमिका निभाई है। हालांकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा असली नाम प्रवीर लाहिड़ी है, फिल्म में अमर कुमार। अरे हाँ, अमर कुमार, याद आ गया। मैंने किसी फिल्मी पत्रिका में उनका फोटो देखा था। लेकिन इन सज्जन की आवाज़ काफ़ी पतली थी। मुझे हैरानी हुई कि इन्होंने विलेन का रोल कैसे किया होगा। फेलुदा ने अचानक सवाल किया, एक्टिंग क्या आपका पेशा है? असल में मुझे चाचा जी के प्लास्टिक के कारखाने में बैठना पड़ता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो एक्टिंग में ही है ज़्यादा। आपके चाचा जी का इस बारे में क्या विचार है? उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है। क्यों? वैसे ही। इतना कहकर अमर बाबू ने थोड़ा मुंह बिगाड़ लिया। मैं समझ गया कि एक्टिंग को लेकर उनका अपने चाचा से मतभेद हुआ होगा। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, फेलुदा ने कहा। क्या आपके चाचा जी ने आपको एयर इंडिया की कोई अटैची दी थी? जी हाँ, लेकिन देख रहा हूं कि किसी ने उसे चुरा लिया है। असल में हमारे यहाँ हाल ही में एक नया नौकर आया है, शायद उसी ने। आपके नए नौकर ने आपकी अटैची नहीं चुराई है, वो मेरे पास है। और वो इसलिए है क्योंकि आपके चाचा जी ने अचानक ये तय किया है कि ये जिसकी अटैची है उसे वापस कर देनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। अब सवाल ये है कि क्या आपने उसमें से कोई सामान निकाला है? जी हाँ, निकाला है, ये देखिए। प्रवीर बाबू ने अपनी जेब से एक डॉट पेन निकाल कर दिखाया, फिर बोले, ब्लेड और शेविंग क्रीम भी इस्तेमाल करने की मेरी इच्छा थी, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। लेकिन प्रवीर बाबू, आप समझ रहे हैं ना कि अगर अटैची हमें लौटानी है तो पूरे सामान के साथ ही लौटानी पड़ेगी, एकदम इंटैक्ट। जी हाँ, वो तो है। प्रवीर बाबू ने वो डॉट पेन फेलुदा की तरफ बढ़ा दिया। फेलुदा ने धन्यवाद कहते हुए उसे अपनी जेब में रख लिया। प्रवीर बाबू ने थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में कहा, चाचा जी भी ना बस। जब उन्होंने वो अटैची मुझे दे ही दी थी तो उसको वापस लेते समय एक बार मुझे बता तो देते। उनकी ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दीननाथ बाबू की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और फिल्मी विलेन अमर बाबू चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। हमें देखकर दीननाथ बाबू बोले, अरे आप लोग आए हैं, प्लीज बैठिए ना। कहिए, क्या कोई खबर मिली? जी हाँ, फेलुदा ने कहा। आपका बैग आपके कंपार्टमेंट के उन सेव वाले सज्जन के साथ बदल गया है। उनका नाम है GC धमीजा। वो शिमला में रहते हैं। उनका पता भी हमें मिल गया है। वो ग्रैंड होटल में रुके थे। उन्हें 3 दिन रहना था, लेकिन वो 2 दिन बाद ही चले गए। शिमला वापस गए हैं या कहीं और, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शिमला में उनके पते पर एक तार भेजकर हम इसका पता लगा सकते हैं। अरे वाह, आप तो बड़े ही कमाल हैं मिस्टर मित्तिर। एक ही दिन में आपने इतना सब कुछ पता लगा लिया। मैं आज ही उनको तार भेज देता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए वो शिमला वापस चले गए हों और मेरी अटैची भी उनके पास हो, तब तो थोड़ा मुश्किल होगी। उनकी अटैची तो उन्हें वापस करनी ही होगी ना? जी हाँ, वो तो वापस करनी होगी। और उस यात्रा संस्मरण के बारे में भी मुझे थोड़ा कौतूहल है। उसके लिए आपकी अटैची भी तो वापस लानी होगी, फेलुदा ने कहा। कोई बात नहीं, मैं आपको उसका पूरा खर्चा दूंगा। आप एक बार जल्दी से शिमला घूम आइए। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप अपने कजिन भाई को भी साथ ले जाइए। शिमला में इस मौसम में बर्फ गिरती है, उसका भी थोड़ा आनंद उठाइएगा, फेलुदा ने कहा। एक बार आप सोच लीजिए मिस्टर लाहिड़ी। अब अगर आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति को शिमला भेज सकते हैं। उनकी अटैची वापस करके आपकी लेकर आना, बस इतना ही तो काम है। आप अपने भतीजे को क्यों नहीं भेज देते? अरे नहीं नहीं, आपके जैसा भरोसेमंद आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। और वैसे भी मेरे भतीजे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। न जाने किस उल जलूल बांग्ला फिल्म में नाम लिखवाकर एक्टिंग करके आया है। वो कोई स्थिर दिमाग वाला आदमी नहीं है। इस काम के लिए तो आपको ही जाना पड़ेगा। मेरा एक परिचित ट्रैवल एजेंट है, आपके टिकट वगैरह का पूरा इंतजाम वो कर देगा। आप जाके काम पूरा करके 4 दिन आराम करके वापस आइए। इन चंद घंटों में ही आपने जो कर दिखाया है, मैं उससे बड़ा ही प्रभावित हुआ हूँ। तब तक चाय आ गई थी और साथ में कुछ नाश्ता भी। चॉकलेट केक का एक टुकड़ा उठाकर फेलुदा बोले, एक चीज देखने का मुझे बड़ा कुतूहल हो रहा है।
जिस नेपाली अटैची में आपको वो स्क्रिप्ट मिली थी, क्या उस अटैची को मैं देख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, मैं अभी मंगाए देता हूँ। जो नौकर चाय लेकर आया था वही अटैची ले आया। वो 1 हाथ लंबी 10 इंच ऊंची करीब चौकोर लकड़ी की अटैची थी, जिस पर तांबे की चादर चढ़ी हुई थी और लाल नीले पीले पत्थर से डिजाइन बने थे। उसे खोलते ही एक अलग सी महक आई, जिसे आज ही थोड़ी देर पहले हमने एक बार और महसूस किया था। नरेश पाकड़ासी के दफ्तर में धूल, पुराने फर्नीचर और पुराने पर्दे, उन सब में भी ऐसी ही गंध थी। दीननाथ बाबू ने कहा, आप ये जो 2 खाने देख रहे हैं, इसके ऊपरी खाने में ही वो स्क्रिप्ट एक नेपाली अखबार में लिपटी रखी थी। फेलुदा ने कहा, इस अटैची में तो और भी काफी सामान भरा हुआ है। जी हाँ, आप इसे एक छोटी मोटी क्यूरियो शॉप कह सकते हैं, लेकिन ये सब इतना गंदा है कि टटोल कर देखने की मेरी इच्छा नहीं हुई। फेलुदा ने ऊपर के हिस्से को बाहर निकाला और अंदर का सामान देखने लगे। पत्थर की माला, पीतल की नक्काशीदार चकत्ती, रोल किया हुआ तेल चिट्टा, ताखो, 2-4 अपरिचित दवाइयों की खाली बोतलें, 2 मोमबत्तियां, एक छोटी घंटी, न जाने किसकी एक हड्डी, 2-3 छोटी छोटी कटोरियां, कुछ जड़ी बूटियां, एक सूखा फूल। कुल मिलाकर सचमुच ही ये किसी क्यूरियो की दुकान लग रही थी। ये अटैची आपके ताऊजी की ही है? फेलुदा ने सवाल किया। जी हाँ, उनके साथ ही आई थी तो उन्हीं की होगी। काठमांडू से कब लौटे थे वो? जी 1923 में, तब मैं 7 साल का था। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो हम लोगों को शिमला जाना ही पड़ेगा। कल तो नहीं रवाना हो पाएंगे क्योंकि हम दोनों को ही लॉन्ड्री से गर्म कपड़े लाने होंगे। परसों काल का मेल से निकल सकते हैं, लेकिन आप मिस्टर धमीजा को तार जरूर भेज दीजिएगा। 8:30 बजे के करीब दीननाथ बाबू के घर से लौटकर हमने देखा बैठक में जटायु बैठे थे। उनके हाथ में एक ब्राउन कागज का पैकेट था। हम लोगों को देखकर हंसते हुए बोले, फिल्म देखकर आ रहे हैं क्या? जटायु बाबू को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये कहानीकार लालमोहन गांगुली का उपनाम है। सोने का किला अभियान के दौरान हमारा उनसे परिचय हुआ था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चुपचाप बैठे रहने से भी उन्हें देखकर हंसी आती है। लालमोहन बाबू उसी किस्म के आदमी थे। कद में वो फेलुदा के कंधे के बराबर थे। 5 नंबर का जूता पहनते थे। शरीर सिकुड़ा होने के बावजूद दाहिना हाथ कोहनी से मोड़कर बाएं हाथ से कोट के आस्तीन के भीतर अपने बल्ले दबाकर देख लेते थे और दूसरे ही पल बाहर के कमरे से किसी के छींकने की आवाज सुनकर भी घबरा जाते थे। उन्होंने एक लिफाफा फेलुदा को देते हुए कहा, आपके और तोपसे के लिए अपनी किताब लेकर आया हूँ। इसमें करीब करीब पूरी दुनिया को कवर किया गया है, फ्रॉम सुमात्रा टू सुमेरु। इसमें बड़ा ही जबरदस्त क्लाइमैक्स है, पढ़कर देखिएगा। मेरे हीरो प्रखर रुद्र के साथ जलहस्ती का युद्ध। जलहस्ती? अरे बड़ा ही रोमांचक है, पढ़कर तो देखिए जरा। लड़ाई कहाँ होती है? नॉर्थ पोल पर। आखिर जलहस्ती का मामला है भाई। नॉर्थ पोल में जलहस्ती? हाँ हाँ, आपने फोटो में नहीं देखा क्या? झाड़ू की सींग की तरह लंबी लंबी मूछें, मूली की तरह बाहर निकले हुए 2 दांत, थप थप करके बर्फ के ऊपर चलता है, वही जलहस्ती। अरे वो तो सिंधु घोटक है, जिसे इंग्लिश में वॉलरस कहते हैं। जलहस्ती तो हिप्पोपोटामस होता है, वो अफ्रीकी जानवर है। जटायु की जीभ शर्म से लाल होकर 2 इंच बाहर निकल आई। अरे छी 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 छी, बैड मिस्टेक। घोड़ा और हाथी में गड़बड़ हो गया। पानी और सिंधु तो करीब करीब एक सा ही था। अंग्रेजी तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब से छपवाने से पहले एक बार आपको स्क्रिप्ट जरूर दिखा दिया करूंगा। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर फेलुदा अंदर चले गए। जटायु ने मुझसे सवाल किया, तुम्हारे भैया आज थोड़ा गंभीर लग रहे हैं, कोई नया केस मिला है क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन किसी काम के लिए हम लोगों को शिमला जाना पड़ रहा है। शिमला? कब? शायद परसों। लॉन्ग टूर? अरे नहीं, सिर्फ 4 दिनों के लिए। ओह, मैं भी उधर कभी गया नहीं। इतना कहकर वो थोड़ा अनमने से हो गए। फेलुदा के वापस आने के बाद उनसे बोले, पता चला आप लोग शिमला जा रहे हैं, क्या कोई जासूसी मसला है? जासूसी है भी और नहीं भी। 2 सज्जनों की अटैची बदल गई है। बस यूं समझ लीजिए कि राम की अटैची लेकर शाम को देनी है और शाम की अटैची लेकर राम को। इसमें कोई खास रहस्य की तो बात नहीं है, लेकिन 2-4 बातें मुझे खटक रही हैं। जटायु ने कहा, देखिए सर, इन कुछ महीनों में मैं आपको अच्छी तरह से पहचान गया हूं। मुझे पक्का यकीन है कि अगर इसमें कोई खास बात नहीं होती तो आप इस केस को हाथ में नहीं लेते। सच सच बताइए, बात क्या है?
फेलुदा की बातों से मैं समझ गया कि वो अभी इस स्टेज में लाल मोहन बाबू को खुलकर कुछ नहीं बताना चाहते। उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया। कौन सच कह रहा है या सच को छुपा रहा है या कौन झूठ बोल रहा है, इन सब के बारे में अभी कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जटायु की आंखें चमक उठीं। बस बस, इतना बहुत है मेरे लिए। कहिए, आपकी अनुमति हो तो चिपक जाऊं आपके साथ। ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं क्या? अजी लास्ट ईयर दार्जिलिंग गया था। किस मौसम में गए थे? मई के महीने में। शिमला में इस वक्त बर्फ गिर रही है महाराज। जटायु हैरानी से कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और बोले, क्या कह रहे हैं? बर्फ? पिछली बार डेजर्ट और अब स्नो। फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू फ्रिजिड एयर। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं सर। बड़ा मजा आएगा, लेकिन काफी खर्चा होगा जटायु बाबू। जटायु बाबू हा हा करके विलेन की तरह हंसे और बोले, खर्चे का डर दिखा रहे हैं सर। 21 रोमांचक उपन्यास हैं मेरे, हर एक के कम से कम 5 संस्करण छप चुके हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से कोलकाता शहर में 3 मकान बन गए हैं। इन सब मामलों में मैं खर्च की परवाह नहीं करता सर। जितना ज्यादा घूमूंगा उतने ज्यादा प्लॉट मिलेंगे और किताबों की संख्या बढ़ेगी। अब सब लोग फेलू मित्तर थोड़ी होते हैं जो सिंधु घोटक और जलहस्ती में फर्क को समझ पाएं। मैं जो लिखूंगा लोग वही पढ़ेंगे, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही मेरा फायदा होगा। अब मेरे फायदे का रास्ता रोके ऐसी हिम्मत भला किस में है सर? हाँ, अगर आपका मन नहीं है और आप मना करें चलने के लिए तो नहीं जाऊंगा। फेलुदा ने मना नहीं किया। जाने से पहले लाल मोहन बाबू ने हम कब जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब कुछ अपनी कॉपी में नोट कर लिया। फिर बोले, 1 गरम बनियान, 2 पुलोवर, 1 रुई भरा कोट, उसके ऊपर 1 ओवरकोट पहनकर भी क्या ठंड से नहीं बच पाऊंगा? आप क्या कहते हैं? फेलुदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके साथ 1 जोड़े दस्ताने, 1 मंकी कैप, 1 जोड़ा गोला शूज, गरम मोजे और फ्रॉस्ट बाइट की दवाइयां लेने से और भी बेफिक्र हो सकते हैं। जटायु बाबू मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। रात में भोजन करने के बाद फेलुदा अपने पलंग पर सीने के नीचे तकिया दबाकर उल्टे लेटे हुए थे और मैं उनके पास बैठकर परीक्षा दे रहा था, यानी इस केस से जुड़े सवालों के जवाब दे रहा था। फेलुदा का पहला सवाल था, इस अटैची की अदला बदली के मामले में किन किन लोगों से परिचय हुआ है, बताओ जरा। पहले व्यक्ति दीननाथ लाहिड़ी। मैंने कहा, उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है तौब से? राय तो अच्छी है, लेकिन किताबों वगैरह के बारे में उनका ज्ञान कुछ खास नहीं है, और वे इतने पैसे खर्च करके हम लोगों को शिमला भेज रहे हैं, ये बात भी मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। जो आदमी इतनी महंगी 2-2 गाड़ियां मेंटेन कर सकता है, उसके पास पैसों की कमी नहीं हो सकती तौब से। और फेलू मित्तर को एम्प्लॉय करना भी एक बड़े प्रेस्टीज की बात है, इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं नरेश चंद्र पकड़ासी। वो रूखे मिजाज के आदमी हैं। फेलुदा ने जवाब दिया, लेकिन बोलते एकदम साफ हैं। ये उनकी एक खूबी है। हर इंसान में ये खूबी नहीं होती। अरे लेकिन उनकी सारी बातें क्या सच होती हैं फेलुदा? दीननाथ बाबू क्या सचमुच पहले इस लायक थे? मेरा मतलब है रेस के मैदान में जाने के लायक। किसी समय क्यों, वो तो अभी भी वैसे ही हैं तौब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खराब इंसान है। अच्छा ठीक है। उसके बाद हम मिले अमर कुमार से, मतलब प्रवीर लाहिड़ी से। वो अपने चाचा को पसंद नहीं करते। फेलुदा ने कहा, हाँ तो वो तो स्वाभाविक ही है। चाचा उनके एम्बिशन के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। उनको एक अटैची देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, तो उनका नाराज होना तो स्वाभाविक है कि नहीं? प्रवीर बाबू का बदन काफी गठीला लगता है देखने में, मैंने कहा। हाँ, उनकी कलाई चौड़ी है, इसी वजह से उनके गले की पतली आवाज और भी अजीब लग रही थी। अब ये बताओ तो आपसे, कालका मेल के 1st क्लास डी कंपार्टमेंट के बाकी 2 यात्रियों का क्या नाम था? एक थे ब्रिजमोहन और उनका सरनेम था केडिया, यानी मारवाड़ी। हाँ सही कहा तो आपसे, वो लेन देन का कारोबार करते हैं। चेहरे में कोई खास बात नहीं है। वो नरेश पाकड़ासी को पहले से जानते थे। लेनिन सरनी में उनका दफ्तर है और टेलीफोन डायरेक्टरी में उनका नाम भी है। दूसरे व्यक्ति थे GC धमीजा। वो शिमला में रहते हैं और उनका सेब का बागीचा है। उसका कोई सबूत अभी हमारे पास नहीं है तौब से। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि बागीचा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन धमीजा के साथ ही उनकी अटैची बदली है, ये बात तो सही है ना फेलुदा? वो अटैची फेलुदा के पास उनके बिस्तर के ऊपर रखी थी। उसका ढक्कन खोलकर अंदर के सामान को कुछ देर तक देखकर फेलुदा जैसे खुद से ही बोले,
यही एक बात है जिसके संबंध में शायद। अटैची के अंदर तह किए हुए दिल्ली के जो 2 अखबार थे उनको हाथ से उलटते पुलटते हुए फेलुदा उसी तरह खुद से बोलते रहे। पता है तौब से, इन अखबारों को लेकर ही मेरे मन में कैसी एक अजीब सी बात आ रही है। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। फेलुदा ने फोन उठाकर कहा, हेलो, कौन? मिस्टर मित्तर? फोन था तो फेलुदा के हाथ में, लेकिन शायद रात का समय होने के कारण उस तरफ की बातें मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ रही थीं। जी कहिए मिस्टर लाहिड़ी। सुनिए, मिस्टर धमीजा के पास एक सूचना है। इतने थोड़े समय में ही टेलीग्राम का जवाब भी भेज दिया उन्होंने। अरे नहीं नहीं, टेलीग्राम का जवाब तो कल से पहले नहीं आने वाला मिस्टर मित्तर। अभी 5 मिनट पहले मुझे एक फ़ोन मिला है। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। धमीजा ने रेलवे के दफ्तर में पता लगाकर रिजर्वेशन चार्ट देखकर मेरा नाम पता मालूम कर लिया था। अचानक ही उन्हें चले जाना पड़ा था, इसलिए मेरे साथ संपर्क नहीं कर पाए थे। लेकिन अपने किसी परिचित को मेरी अटैची दे गए हैं। उनको धमीजा की अटैची दे देने से वो मेरी अटैची वापस कर देंगे। उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था, लिहाजा आप समझ ही रहे होंगे कि अब शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैन्युस्क्रिप्ट है कि नहीं? हाँ हाँ, वो सब ठीक है। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। अब तो आपकी सारी परेशानी खत्म हो गई। जी हाँ, अचानक ही अपने आप ही हो गई। मैं 5 मिनट के अंदर निकल रहा हूँ। आपके घर से धमीजा की अटैची लेकर सीधे प्रिटोरिया स्ट्रीट चला जाऊंगा। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मिस्टर लाहिड़ी? जी हाँ कहिए। आप आने का कष्ट क्यों करते हैं? जब मैं शिमला भी जा ही रहा था तो फिर प्रिटोरिया स्ट्रीट जाने में मुझे क्या परेशानी होगी? अटैची मैं ही लेता आता हूँ। उस अटैची को आज रात मेरे पास रहने दीजिए। मैं शंभूचरण की उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना चाहता हूँ। लेख को एक नज़र देख लूंगा, यही मेरा पारिश्रमिक होगा। कल सुबह मैन्युस्क्रिप्ट के साथ अटैची आपको पहुंचा दूंगा। कहिए क्या विचार है? वेरी गुड, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। उन सज्जन का नाम मिस्टर पुरी है और उनका पता है 4/2 प्रिटोरिया स्ट्रीट। ठीक है, तो तय रहा, फिर ऐसे ही करते हैं, कहकर फेलुदा ने फोन काट दिया। कुछ देर तक वो भौहें सिकोड़कर बैठे रहे। मेरी मानसिक स्थिति उस समय क्या हो रही थी ये बताने का कोई फायदा नहीं है। बार बार यही लग रहा था, शिमला नहीं जा पाऊंगा, शिमला नहीं जा पाऊंगा। अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। बर्फ के शहर में जाते जाते रह गया यार, क्या मुसीबत है। मार्च महीने में कोलकाता की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन चारा भी क्या था। कम से कम घटना के अंतिम पर्व में तो फेलुदा के साथ रहना चाहिए। यही सोचकर मैंने कहा, मैं भी तैयार हो लूं फेलुदा, बस 2 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है, जा जल्दी जा। कपड़े बदलकर तैयार होकर धमीजा की अटैची लेकर टैक्सी से प्रिटोरिया स्ट्रीट पहुंचने में बस हमें 20 मिनट से कुछ ज्यादा समय लगा। प्रिटोरिया स्ट्रीट लोअर सर्कुलर से निकलकर थोड़ी दूर जाकर राइट एंगल से दाहिने जाकर फिर राइट एंगल में बाएं घूमकर थिएटर रोड पर शेक्सपियर सरणी से मिलती है। ये सड़क अक्सर सुनसान रहती है। फिर इस समय तो रात का टाइम था। हम लोग लोअर सर्कुलर रोड पर पहुंचकर सड़क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टैक्सी घुमाते हुए समझ गए कि गाड़ी में बैठकर मकान ढूंढना असंभव है। शेक्सपियर सरणी के नजदीक पहुंचकर टैक्सी रुकवाकर फेलुदा ने सिख ड्राइवर से कहा, हमें मकान ढूंढना पड़ेगा सरदार जी, जरा रुकिएगा, एक अटैची एक घर में पहुंचाकर आते हैं। सरदार जी बड़े ही भले आदमी थे, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। हम लोग टैक्सी से उतरकर दक्षिण की तरफ बढ़ गए। बाईं तरफ दीवार के उस पार 22 मंजिल की बिड़ला बिल्डिंग सिर उठाई खड़ी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद दाहिनी तरफ एक फाटक मिला, उस पर 4 नंबर लिखा था। थोड़ा आगे जाने के बाद मकान का नंबर देखा 5। इसका मतलब 2 मकान के बीच की गली में 4/2 नंबर का मकान होना चाहिए था। ये बड़ी ही सुनसान सड़क थी। उस गली में थोड़ा अंदर जाने के बाद हमें एक और फाटक मिला। ये निश्चित ही 4/1 होगा। तो क्या 4/2 और भी अंदर इस अंधेरी गली में होगा? लेकिन उधर कोई मकान दिख नहीं रहा था, और अगर हो भी तो उसमें कोई लाइट नहीं जल रही थी। गली के दोनों तरफ भी दीवारें थीं। लोअर सर्कुलर रोड से गाड़ियों के आने जाने की आवाजें धीमी पड़ती जा रही थीं। अचानक दूर चर्च की घड़ी में घंटा बजा। ये सेंट पॉल्स चर्च की घड़ी की आवाज थी। रात के 11:30 बजे थे। पास ही कहीं एक कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया, और ठीक उसी पल टैक्सी, सरदार जी की चीख अपने आप ही मेरे गले से निकल गई। एक आदमी दाहिनी तरफ की दीवार फांदकर फेलुदा पर झपटा। उसके साथ एक दूसरा आदमी भी था। अपना हाथ खाली करके वे एक झटके में पहले आदमी को अपनी गर्दन के ऊपर से हटाकर उसके ऊपर कूद पड़े। ये तो पता चल रहा था कि बुरी तरह हाथापाई हो रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। मेरे सामने वो अटैची सड़क पर पड़ी थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की
कि तभी उसी समय दूसरे आदमी ने उस अटैची को उठाकर मुझे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और तेजी से गली की तरफ भाग गया। इधर बाईं तरफ अंधेरे में मारपीट चल रही थी, लेकिन फेलुदा उस आदमी को क्यों वश में नहीं कर पा रहे थे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। ये हमारे ड्राइवर सरदार जी के पेट पर चोट लगने की आवाज़ थी। वो हमारी चीखें सुनकर गाड़ी छोड़कर गली की तरफ आ रहे थे, लेकिन अटैची चोर उनको वहीं घायल करके भाग गया था। दूर लाइट पोस्ट के हल्के उजाले में मैंने सरदार जी को जमीन पर गिरे हुए देखा। इतने में पहला आदमी भी दीवार फांदकर भाग गया। फेलुदा अपनी जेब से रुमाल निकालकर हाथ पहुंचते हुए बोले, बदन पर कम से कम सेर भर तेल चुपड़ कर आया था, जैसे गांव के चोर करते हैं। इस तेल की बू उनके आते ही मुझे महसूस हुई थी, लेकिन बू का कारण मैं समझ नहीं पाया था। चलो अच्छा हुआ। फेलुदा ने ये बात क्यों कही ये मैं समझ नहीं सका। इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाने के बावजूद फेलुदा कह रहे थे, किस्मत अच्छी थी हमारी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप फेलुदा, मैंने पूछा। टैक्सी की तरफ जाते हुए फेलुदा मुस्कुराए और बोले, तू क्या समझ रहा है कि वो बदमाश जीसी धमीजा की अटैची लेकर भागा है? जो वो ले गया है वो थी द प्रॉपर्टी ऑफ प्रदोष सी मित्तर, और उसके अंदर थे 3 फटे बनियान, 5 पुराने रुमाल, फटे कपड़े और पुरानी फटी आनंद बाजार पत्रिका। जब तू कपड़े बदल रहा था तभी मैंने 197 में फोन करके पता लगा लिया था कि 4/2 प्रिटोरिया स्ट्रीट में कोई फोन नहीं है। हालांकि उस नंबर का कोई मकान भी नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं आते तो ये बात पता नहीं चलती। मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गई थीं और मेरा दिल खुशी से उछलते हुए बार बार यही कह रहा था, आखिरकार हमें शिमला जाना ही पड़ेगा। इससे आगे की कहानी के लिए सुने अटैची रहस्य का दूसरा भाग। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनेंगे वो है मशहूर लेखक सत्यजीत रॉय के एक बहुत ही मशहूर जासूसी किरदार फेलुदा की एक बहुत ही नायाब कहानी, जिसका नाम है अटैची का रहस्य। इसका पहला भाग आप पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका दूसरा और आखिरी भाग। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। रात को घर पहुंचने के बाद दीननाथ बाबू को फोन पर पूरी घटना के बारे में बताया गया। वे सुनकर दंग रह गए। बोले, ऐसा भी हो सकता है? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हो सकता है कि ये कोई साधारण झपटमार हो जो आप पर हमला करके अटैची को छीन कर ले भागा हो, जैसा कि कोलकाता में अक्सर होता रहता है। लेकिन फिर भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 4/2 नंबर का कोई मकान ही नहीं है प्रिटोरिया स्ट्रीट में। इसका मतलब मिस्टर पुरी पूरी तरह से एक काल्पनिक व्यक्ति है और धमीजा की रेलवे में पता लगाने वाली बात एक धोखा है। तो फिर वो फोन किसने किया था? अगर यही जान जाते मिस्टर लाहिड़ी तो ये जांच पूरी ना हो गई होती। लेकिन मिस्टर मित्तर, आपको शक कैसे हुआ ये तो बताइए। असल में इतनी रात को उस आदमी का आपसे फोन पर बात करना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। धमीजा कल वापस गए, तो इस पुरी ने कल या आज सुबह दिन में किसी समय फोन क्यों नहीं किया? जी हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से शिमला जाने का प्लान तो वैसा ही रहेगा। लेकिन मामला जिस तरह से करवट ले रहा है, ऐसे में आपको भेजने में मुझे डर लग रहा है मिस्टर मित्तर। फेलुदा हंसकर बोले, अरे परेशान मत होइए मिस्टर लाहिड़ी, केस अब मुझे उतना फीका नहीं लग रहा है। तेज मसालों की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, वरना आपसे रुपए लेने में मुझे काफी संकोच हो रहा था। खैर, अब अगर आप एक काम कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। आपकी अटैची में क्या क्या सामान था, अगर आप उसकी लिस्ट बनाकर मुझे भेज दें तो आपकी अटैची लेते वक्त मैं उनको मिलाकर देख लूंगा। अटैची में कुछ खास नहीं था, इसलिए काम बड़ा ही आसान है। जब आपके जाने का टिकट वगैरह भेजूंगा उसी के साथ लिस्ट भी भिजवा दूंगा। अगले दिन हम लोगों को रवाना होना था, इसलिए फेलुदा पूरा दिन काफी बिजी रहे। इस एक ही दिन में उनके हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे। उनका दिमाग आज शांत नहीं था, वो बार बार उंगलियां चटका रहे थे। मेरी समझ में भी ये बात नहीं आ रही थी कि अटैची में कोई कीमती वस्तु ना होते हुए भी बदमाशों ने उसे क्यों छीना, और यही बात फेलुदा को भी परेशान कर रही थी। मामले को समझने के लिए उन्होंने फिर से अटैची के सारे सामानों की जांच की, यहाँ तक कि टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम के ट्यूब को भी दबाकर देखा। पैकेट से ब्लेडों को निकालकर गौर से देखा, अखबार को खोलकर देखा। इतना कुछ करने के बावजूद संदेह करने लायक कुछ नहीं मिला। 8 बजते बजते फेलुदा निकल पड़े। मैं क्या करता, किसी तरह से घर में अकेले बैठे कुछ घंटे बिताने का मन बना लिया था। पिताजी 15 दिन के लिए बाहर गए थे।
उनको एक पत्र लिखकर शिमला जाने की जानकारी देनी थी। पिताजी को पत्र लिखने के बाद मैं एक कहानी की किताब लेकर आराम से बैठ गया। उसे पढ़ने में मन नहीं लगा तो ऊब कर मैंने एक फिल्मी पत्रिका उठा ली। इसका नाम था ताराबाजी। ये वही पत्रिका थी जिसमें मैंने अमर बाबू की तस्वीर देखी थी। उसी में विज्ञापन छपा हुआ लेख था। श्री गुरु पिक्चर्स की निर्माणाधीन फिल्म अशरीरी, नए कलाकार अमर कुमार अभिनीत, सिर पर जूल थीफ में देवानंद की स्टाइल में पहनी गई टोपी, गले में मफलर, पतली मूछों के नीचे होठों पर क्रूर मुस्कान, हाथ में एक पिस्तौल। अचानक मुझे पता नहीं क्या सूझा। टेलीफोन डायरेक्टरी खोलकर मैंने उसमें से एक नाम ढूंढ निकाला, श्री गुरु पिक्चर्स। पता था 53 नंबर बेंटिक स्ट्रीट, 24554। मैंने नंबर घुमाया, उधर घंटी बजी। फिर किसी ने फोन उठाया। हेलो, श्री गुरु पिक्चर्स? जी हाँ, श्री गुरु पिक्चर्स। आप लोगों की अशरीरी फिल्म में जो नए अभिनेता अमर कुमार काम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी। उनको तो हटा दिया गया है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपना क्या नाम बताऊं, मैं अचानक समझ नहीं पाया। पागलों की तरह मैंने झट से फोन रख दिया। अमर कुमार को फिल्म से निकाल दिया गया था। जरूर उनकी आवाज के कारण ऐसा हुआ होगा। अखबार में फोटो वगैरह छपने के बाद तो क्या खुद अमर बाबू इस बात को नहीं जानते थे, या फिर जानते हुए भी उन्होंने हमें नहीं बताया? मैं बैठे बैठे यही सब बातें सोच रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा, लेकिन कई सेकंड तक उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद खट की आवाज आई। मैं समझ गया कि यह फोन पब्लिक बूथ से किया जा रहा था। मैंने दोबारा हेलो कहा। इस बार आवाज आई, कुछ दबी हुई लेकिन साफ। तो शिमला जाने की तैयारी हो रही है। अचानक कोई अनजान व्यक्ति ऐसा सवाल पूछ सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं हचकचाकर चुप रह गया। आवाज फिर से आई, वहां जाने पर खतरा है, समझे? खतरा। फिर से खट की आवाज हुई और फोन काट दिया गया। मेरी तो हालत खस्ता हो गई। कांपते हाथों से टेलीफोन का चोगा वापस रख मैं कुर्सी पर किसी पुतले की तरह बैठा रहा। आधे घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। ये फेलूदा थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट देखकर मैं समझ गया कि उसमें लॉन्ड्री से लाए हुए हम दोनों के गर्म कपड़े होंगे। फेलूदा ने मेरी तरफ तिरछी आंखों से देखा और बोले, होठ क्यों चाट रहा है? कोई गड़बड़ फोन आया था क्या? मैं चौंक पड़ा। आपको कैसे पता फेलूदा? तूने रिसीवर जिस तरह से रखा है उसी से पता चला। और फिर वैसे भी मामला पेचीदा है। इस तरह के एक दो टेलीफोन नहीं आते तो बल्कि मुझे चिंता हो जाती। खैर, किसने किया था फोन? क्या कह रहा था? किसने किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कह रहा था कि शिमला जाने में खतरा है। तो तूने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। इडियट, तुझे कहना चाहिए था। आजकल कोलकाता की सड़कों पर जैसा खतरा है वैसा खतरा तो लड़ाई के मैदान को छोड़कर और कहीं नहीं है। शिमला तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फेलूदा ने जिस तरह उस धमकी की अनदेखी की थी, मैंने भी उसकी चर्चा ना करके कहा, अच्छा, आप लॉन्ड्री के अलावा और कहाँ गए थे? SM केडिया के ऑफिस में। कुछ पता चला? बृजमोहन व्यवहार में काफी दोस्ताना लगे। बांग्ला बोलते हैं, 3 पीढ़ियों से कोलकाता में रह रहे हैं। नरेश पाकड़ासी के साथ सचमुच उनका लेन देन का रिश्ता था। मुझे लगा पाकड़ासी पर अभी भी कुछ रुपए उधार थे। धमीजा का दिया सेब बृजमोहन ने भी खाया था। उनके पास नीले रंग की एयर इंडिया की कोई अटैची नहीं थी। मुझे अपनी तरफ से भी कोई खबर देनी थी, इसलिए अमर कुमार को निकाले जाने की सूचना मैंने उनको दी। सुनकर फेलूदा ने कहा, ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का वाकई अच्छी एक्टिंग कर लेता है। दिन भर में हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। अगले दिन समय नहीं मिलने वाला था क्योंकि सुबह 4:30 बजे ही उठ जाना था। शाम के 6:30 बजे जटायु यानी लालमोहन बाबू का फोन आया। उन्होंने कहा, मैंने अपने साथ एक नई तरह का हथियार रख लिया है, दिल्ली पहुंचकर दिखाऊंगा। लालमोहन बाबू को तरह तरह के हथियार इकट्ठे करने का शौक था। राजस्थान के सफर में एक खुखरी अपने साथ ले गए थे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने अपनी टिकट बनवा ली थी। बोले, कल सुबह दमदम में मिलता हूं। रात 8 बजने के कुछ देर बाद दीननाथ बाबू का ड्राइवर आकर हम लोगों के लिए दिल्ली तक का हवाई जहाज और वहां से शिमला तक रेल का टिकट और दीननाथ बाबू की एक चिट्ठी दे गया। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय मिस्टर मित्तर, दिल्ली के जनपथ होटल में 1 दिन के लिए और शिमला के क्लार्क होटल में 4 दिनों के लिए कमरा बुक हो गया है। आपके कहे अनुसार शिमला में मिस्टर धमीजा के नाम एक तार भेज दिया था, जिसका अभी अभी जवाब आया है। उन्होंने लिखा है कि मेरी अटैची उनके पास संभाल कर रखी हुई है। उन्होंने परसों शाम के 4 बजे आपको अपने घर बुलाया है। उनका पता आपके पास है ही। आपने मेरी अटैची में रखे सामानों की एक सूची मांगी थी। मुझे अब याद आ रहा है
कि उसमें सिर्फ एक चीज़ थी जो मेरे लिए थोड़ी मूल्यवान थी। वो थी विलायत में बनी एंटेरो बायोफार्म टैबलेट की शीशी, यहाँ की दवाओं से ज़्यादा असरदार। आप लोगों की यात्रा शुभ और सुरक्षित हो, यही कामना है। इति भवदीय दीननाथ लाहिड़ी। अगले दिन सुबह जल्दी उठना था, इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि जल्दी खाना खाकर 10 बजे तक सो जाएंगे। 9:45 बजे किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। ये मिस्टर पाकड़ासी थे। हम लोग बुरी तरह चौंक पड़े। फेलुदा ने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर पाकड़ासी, अंदर आइए। इस समय उनके व्यवहार में चिड़चिड़ेपन का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, लेकिन चेहरे पर थोड़ा संकोच भी था। एक दिन में ही इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन। इतनी रात में वो आखिर क्या बताने आए थे? नरेश बाबू सोफे पर ना बैठकर कुर्सी पर बैठते हुए बोले, रात बहुत हो गई है। 5 बार फोन किया था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए सोचा खुद ही हो आऊं। बुरा मत मानिएगा। जी बिल्कुल नहीं, कहिए क्या बात है। एक रिक्वेस्ट थी, शायद आपको बेमतलब की भी लगे। दीननाथ बाबू की अटैची में जिस मैन्युस्क्रिप्ट की बात आप कर रहे थे, क्या वो तेराई के रचयिता शंभुचरण की लिखी हुई है? जी हाँ, ये उनकी तिब्बत यात्रा का संस्मरण है। ओ माय गॉड! क्या आप जानते हैं मिस्टर मित्तिर, मेरे पास यात्रा संस्मरण की किताबों का बहुत बड़ा संग्रह है। वैसा संग्रह कोलकाता में और किसी के पास नहीं है। फेलुदा ने कहा, हाँ जरूर होगा। आपकी किताबों की अलमारी पर मेरी नजर गई थी। गोल्डन लेटर्स में लिखे कई नाम भी मैंने देखे थे, स्वेन हेडन, इब्न बतूता, तावेर्निए, हुकर। काफी तेज नजर है आपकी। जी हाँ, यही मेरा बिजनेस है। नरेश बाबू अपनी मुड़ी हुई पाइप को होठों से हटाकर फेलुदा को एकटक देखते रहे, फिर बोले, आप शिमला जा रहे हैं ना? अब फेलुदा के चौंकने की बारी थी। आपको कैसे पता चला? नरेश बाबू थोड़ा मुस्कुराकर बोले, दीनू लाहिड़ी की अटैची धमीजा की अटैची से बदल गई है, ये जानना आप जैसे चतुर जासूस के लिए असंभव तो नहीं है। धमीजा का नाम उनके सूटकेस पर लिखा था और एयर इंडिया की वो अटैची मैंने खुद उनको इस्तेमाल करते हुए देखी है। उसी अटैची में से शेविंग किट निकालकर उन्होंने दाढ़ी बनाई थी। तो फिर आपने कल ये बात हमें क्यों नहीं बताई? किसी के बता देने की बजाय अपना दिमाग लगाकर खोज निकालने में ज्यादा खुशी मिलती है। ठीक कहा ना मैंने? केस तो आपका है, आप दिमाग लगाएंगे और उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। तो मैं जबरदस्ती क्यों आपकी मदद करूं, कहिए? फेलुदा को देखकर लगा कि वो नरेश बाबू के तर्क से सहमत थे। उन्होंने कहा, लेकिन आप क्या रिक्वेस्ट करने यहाँ आए थे वो तो आपने बताया ही नहीं अभी तक। वो कुछ खास नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप लाहिड़ी की अटैची को ढूंढ लेंगे, साथ ही उस मैन्युस्क्रिप्ट को भी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि वो स्क्रिप्ट आप उनको मत दीजिएगा, उसके बदले मुझे दे दीजिएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्यों दे दूं? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी रिक्वेस्ट थोड़ी अटपटी है, लेकिन इसे आपको पूरा करना ही होगा। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि उस संस्मरण का महत्व दीननाथ लाहिड़ी कभी नहीं समझेंगे। उनके घर की अलमारी में एक भी अच्छी किताब आपने देखी है भला? नहीं देखी। और दूसरा कारण ये है मिस्टर मित्तिर कि इसके लिए मैं आपको अच्छा खासा कॉम्पनसेशन भी। नरेश बाबू ने अपनी बात अधूरी छोड़कर अपने कोट के सामने की जेब से एक नीला लिफाफा निकाला। उसमें 100 के नोटों का एक बंडल रखा हुआ था। इसमें 2000 रुपये हैं मिस्टर मित्तिर, ये एडवांस है। मैन्युस्क्रिप्ट के मिल जाने पर मैं आपको 2000 और दूंगा। फेलुदा ने लिफाफे को अनदेखा करते हुए कहा, दीननाथ बाबू उस रचना की कद्र करेंगे या नहीं, इस सवाल का यहाँ कोई महत्व नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है शिमला से अटैची वापस लाकर उन्हें सौंपने की, पूरे सामान के साथ। बस बात खत्म। नरेश बाबू के पास शायद इस बात का कोई जवाब नहीं था। बोले, ठीक है, चलिए इन बातों को मैं छोड़ देता हूँ, अपनी रिक्वेस्ट की बात पर वापस आता हूँ। आप उस लिखे हुए टेक्स्ट को लाकर मुझे दे दीजिए। दीनू लाहिड़ी से कहिएगा कि वो लापता है। धमीजा को भी वो अटैची में नहीं मिला था। फेलुदा थोड़े तीखे स्वर में बोले, ऐसा करने से धमीजा की पोजीशन क्या होगी? क्या आपने इस बारे में सोचा है? और ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं एक निर्दोष आदमी पर इस तरह के आरोप लगाऊंगा? माफ कीजिएगा मिस्टर पाकड़ासी, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। गुड नाइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। नरेश बाबू थोड़ी देर चुप बैठे रहे, फिर रुपए का लिफाफा जेब में रखकर सूखी हंसी हंसते हुए वहां से चले गए। वो मन ही मन नाराज थे या हताश थे या अपमानित महसूस कर रहे थे, ऐसा उनके चेहरे से पता नहीं चला। मैंने मन ही मन सोचा, फेलुदा की जगह अगर किसी दूसरे जासूस के सामने इतने सारे नोटों का प्रलोभन होता
तो क्या वो अपने आप को संभाल पाता? शायद नहीं। अगले दिन एयर इंडिया की 263 नंबर फ्लाइट से हम तीनों दिल्ली जा रहे थे। मैं, जटायु और फेलुदा। 7:30 बजे प्लेन दमदम से रवाना हुआ। दमदम एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में ही फेलुदा ने लाल मोहन बाबू को अटैची बदलने की घटना मोटे तौर पर बता दी थी। सुनते समय वो काफी रोमांचित हो रहे थे। जटायु बाबू का ये प्लेन का पहला सफर था। जिस समय प्लेन ने उड़ान भरी, उस समय डर के मारे उनकी जो हालत हो रही थी, उसे देखकर ना चाहते हुए भी मेरी हंसी छूट गई। ब्रेकफास्ट में कॉफी, ऑमलेट, बन, बीन्स, ब्रेड, मक्खन, मार्मलेड, संतरे और नमक और काली मिर्च के छोटे छोटे पाउच थे। साथ में प्लास्टिक की एक थैली में छुरी, कांटे और चम्मच भी। लाल मोहन बाबू ने कॉफी के चम्मच से ऑमलेट खाया, छुरी को चम्मच की तरह इस्तेमाल करके मार्मलेड खत्म किया और कांटे से संतरा छीलने की कोशिश की। असफल होने पर उस काम को हाथ से पूरा किया। ब्रेकफास्ट पूरा करने के बाद फेलुदा से बोले, आपको सुपारी खाते देखा, आपके पास थोड़ी और है? फेलुदा अपने दोनों पैरों के बीच में धमीजा की अटैची रखे हुए थे। उसमें से कोडेक की डब्बी निकालकर उन्होंने लालमोहन बाबू को दे दी। अटैची के भीतर नजर पड़ते ही न जाने क्यों मेरा दिल धड़क उठा। इस अटैची को वापस करके इसी तरह की दूसरी अटैची लाने के लिए हम लोग कोलकाता से 1200 मील दूर 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बर्फ के शहर शिमला जा रहे थे। दिल्ली पहुंचकर प्लेन से उतरने के बाद हमने पाया कि वहां काफी ठंड थी। इसका मतलब शिमला में फिर से बर्फ गिरी थी। धमीजा के बैग को फेलुदा ने अपने पास ही रखा हुआ था। एक पल के लिए भी उसे अपने से अलग नहीं किया था। लालमोहन बाबू ने बताया कि वो आगरा होटल में रुकेंगे, वहां नहा धोकर 12 बजे तक हमारे होटल में चले आएंगे, फिर एक साथ लंच करके घूमेंगे। ट्रेन तो रात 8 बजे जाने वाली थी। जनपथ होटल काफी बड़ा था। 6 मंजिले होटल की 5वीं मंजिल के 532 नंबर के डबल बेडरूम में सामान को संभाल कर रख दिया गया और फेलुदा अपने पलंग पर लेट गए। मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था। मैंने पूछा, फेलुदा, इस अटैची बदलने के मामले में आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय क्या लग रहा है? फेलुदा ने जवाब दिया, वो दोनों अखबार। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखो तो अब से, मिस्टर धमीजा ने दिल्ली के दो अखबार इतने संभाल कर बक्से में क्यों रखे हुए थे? फिलहाल यही मेरे लिए सबसे बड़ा रहस्य है। ट्रेन में जो अखबार लोग खरीदते हैं, उनमें से 99% ट्रेन में पढ़कर ट्रेन में ही छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इन दोनों अखबारों को उन्होंने अच्छी तरह से तह करके अटैची में रखा हुआ था। फेलुदा की यही खूबी थी। वो ऐसे बिंदुओं पर सोचते थे जिन पर सोचने की बात दूसरों के दिमाग में भी नहीं आती थी। दिल्ली में हम लोग जितने समय रहे, उस बीच नोट करने लायक 2 घटनाएं घटी थी। पहली घटना कुछ खास नहीं थी, लेकिन दूसरी भयानक थी। 12:30 बजे लालमोहन बाबू के आने के बाद हम लोगों ने मन बनाया कि लंच के बाद जंतर मंतर देखने जाएंगे। 250 साल पहले राजा मान सिंह की बनवाई हुई ये वेधशाला जनपथ होटल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी। फेलुदा ने कहा कि वो होटल में अपने कमरे में ही रहकर उस अटैची की रखवाली करेंगे और केस के बारे में कुछ और सोचेंगे। इसलिए मैं और जटायु बाबू वेधशाला को देखने निकल पड़े और वहीं पर पहली घटना हुई। 10 मिनट घूमने के बाद लालमोहन बाबू मेरी कोट का आस्तीन पकड़कर बोले, एक सस्पिशियस कैरेक्टर शायद हमारा पीछा कर रहा है। उन्होंने आंख के इशारे से जिनको दिखाया वो एक बूढ़े आदमी थे। उनके सिर पर नेपाली टोपी थी, आंखों पर काला चश्मा और कानों में रुई लगी थी। मुझे भी लगा कि वो हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। जटायु बाबू बोले, मैं इस आदमी को पहचानता हूँ। ये प्लेन में मेरे साथ ही बैठा था। सेफ्टी बेल्ट बांधने में इसने मेरी मदद भी की थी। आपसे कोई बातचीत हुई थी उनकी? नहीं। मैंने उनको थैंक्स कहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वेरी सस्पिशियस। शायद वो आदमी समझ गया था कि हम उसके बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा फिर नजर नहीं आया। होटल वापस लौटते लौटते 3:30 बज गए। रिसेप्शन पर पहुंचकर 532 कमरा नंबर की चाबी मांगने पर उसने कहा कि चाबी उसके पास नहीं है। मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसके बाद ध्यान आया कि हमने चाबी तो रिसेप्शन में दी ही नहीं थी, वो मेरी जेब में ही रह गई थी। फिर याद आया, अरे फेलुदा तो कमरे में ही है, तो चाबी की जरूरत ही क्या है। असल में मुझे होटल में रहने की आदत नहीं, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ा गया था। 5वीं मंजिल पर लंबे खुले बरामदे से 40-50 हाथ चलने के बाद दाहिनी तरफ का कमरा हम लोगों का था। दरवाजा खटखटाकर देखा, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर हल्के से खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जटायु बोले, लगता है तुम्हारे भैया सो गए हैं। दरवाजे का हत्था घुमाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन फेलुदा ने अंदर से सिटकनी लगा दी थी। दरवाजे के पीछे शायद कुछ था जिसके कारण वो पूरी तरह से खुल नहीं रहा था।
जब किसी तरह आधे खुले दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। दरवाजे के ठीक पीछे फेलुदा जमीन पर उल्टे पड़े हुए थे। उनके दाहिने हाथ की कोहनी सामने की तरफ थी, जिसके कारण दरवाजा नहीं खुल रहा था। डर से मेरे होश गुम हो गए, लेकिन जटायु बाबू के साथ मिलकर बड़ी सावधानी से दरवाजे को थोड़ा और ढकेल कर किसी तरह मैं अंदर घुसा। फेलुदा बेहोश थे। शायद हमारे हिलाने डुलाने के कारण उनमें थोड़ी हरकत हुई और उनके मुंह से करहाने की आवाज निकली। जटायु बाबू ने फुर्ती से उनके माथे और चेहरे पर पानी छिड़का और उन्हें होश में ले आए। फेलुदा एक बार और कराहे और सिर पर हल्के से हाथ रखते हुए बोले, निश्चित ही वो यहाँ नहीं होगा। इसी बीच मैं साथ वाले कमरे में जाकर देख आया था। लौटकर मैंने कहा, अटैची गायब है फेलुदा। हाँ, वो तो होना ही था। फेलुदा उठने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो बोले, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। चोट सिर्फ सिर के ऊपरी हिस्से में लगी है। 1-2 मिनट आराम करने के बाद हाथ पैर इधर उधर झटक कर टेलीफोन से चाय ऑर्डर करने के बाद उन्होंने हमें पूरी घटना बताई। तुम लोगों के जाने के बाद मैं आधे घंटे तक अपनी डायरी लेकर अपना काम करता रहा। रात में तो 1-2 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाया था, इसलिए थोड़ी झपकी लेने की सोच रहा था कि तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाने पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मिस्टर मित्तर, एक सज्जन नीचे खड़े हैं। वो आपको एक नामी जासूस के रूप में जानते हैं, आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। क्या उन्हें आपके कमरे में भेज दूं? मैंने कहा, हाँ भेज दो। असल में क्या है तौब से, ये बात मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ। ऑटोग्राफ लेने की तुलना में ऑटोग्राफ देने का प्रलोभन कुछ कम नहीं होता। लेकिन हाँ, अब आगे के लिए मैं सतर्क हो जाऊंगा। लेकिन आज अगर मुझे ये शिक्षा नहीं मिली होती तो सतर्क होता या नहीं ये कहना मुश्किल था। उस व्यक्ति ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उसने मेरे सिर पर जोर से कुछ मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था, इसलिए उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। मेरा मन किया अपने बाल नोच लूं। क्या जरूरत पड़ी थी मुझे जंतर मंतर देखने जाने की। 5 मिनट तक हम तीनों की सांसों के आवाजों के अलावा और कुछ सुनाई नहीं पड़ा। फिर फेलुदा बोले, ये हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, लेकिन एक रास्ता है और यही रास्ता हमें अपनाना होगा, क्योंकि खाली हाथ तो हम शिमला जा नहीं सकते। इतना कहकर फेलुदा ने टेबल के ऊपर से अपनी हरी नोटबुक उठा ली और धमीजा की अटैची के सामान की लिस्ट पर नजर दौड़ाकर बोले, इन सारी चीजों में एक भी सामान ऐसा नहीं है जो दिल्ली में ना मिलता हो। लिस्ट से मिलाकर हमें एक एक चीज खरीदनी होगी। चीजें किस हालत में थीं वो मुझे अच्छी तरह याद है, उसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ तक कि टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम जितना खर्च हुआ था उसे निकाल कर फेंक देंगे और ट्यूब को वैसे ही मोड़ देंगे जैसे उसमें मोड़ी हुई थी। सफेद रुमाल खरीद कर उसमें जी लिखवा लेना भी संभव है। उसकी कढ़ाई का पैटर्न मुझे याद है। हाँ, उस तारीख का अखबार मिलना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि धमीजा इस बात पर इतना गौर करेंगे। एकमात्र कीमती चीज है कोडक फिल्म की वो रील। इतना सुनते ही जटायु चिल्ला उठे, अरे हाँ, वो तो आपने मुझे दी थी प्लेन में, मैं उसे लौटाना भूल गया था। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से कोडक फिल्म की सुपारी वाली डिब्बे निकालकर फेलुदा को दे दी। चलिए, एक झमेला तो कम हुआ। लेकिन आपकी जेब से वो क्या चीज निकली है? कोडक की डिब्बी के साथ लाल मोहन बाबू के कोट की जेब से एक कागज का टुकड़ा भी निकला था। उस कागज पर लाल पेंसिल से लिखा था, अगर जान प्यारी है तो शिमला मत जाना। रात के 9:30 बजे हमारी ट्रेन अंधेरे रास्ते से शिमला की तरफ बढ़ रही थी। कालका से सुबह हमें शिमला के लिए गाड़ी पकड़नी थी। रात में हम दिल्ली से खाना खाकर चले थे, इसलिए गाड़ी में हमने डिनर नहीं लिया था। हमारे डिब्बे में हम 3 ही लोग थे, इसलिए ऊपर की बर्थ खाली थी। अचानक लाल मोहन बाबू बोले, अच्छा मिस्टर मित्तर, एक बेहतर जासूस और एक नामी क्रिमिनल, दोनों में शायद ज्यादा फर्क नहीं होता। फेलुदा इतने अनमने थे कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ गया था कि लाल मोहन बाबू ने ये बात क्यों कही। इसके साथ शाम की एक घटना का खास संबंध था, यहाँ जिसका जिक्र करना जरूरी है। कारण ये कि उससे फेलुदा की एक क्षमता का आश्चर्यजनक रूप प्रकट हुआ था। धमीजा को धोखे में रखने के लिए लिस्ट से मिलाकर सामान खरीदने में आधे घंटे से भी कम टाइम लगा था। केवल एक बात पर मामला अटक गया था। अटैची के अंदर की चीजों का जुगाड़ तो हो गया था, लेकिन वैसी अटैची नहीं मिल रही थी। अब नीले रंग की एयर इंडिया की अटैची आखिर कहाँ से मिले? दिल्ली में हमारा कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं था जिसके पास उस तरह की अटैची मिल सकती। बाजार में वैसी अटैचियां मिल तो जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर एयर इंडिया का लेबल नहीं रहता, और लेबल न होने से धमीजा हमारी चालाकी को तुरंत पकड़ लेता। तो अब हमारे फेलुदा ने क्या किया कि सीधे एयर इंडिया के दफ्तर में ही चले गए।
वहां पहुंचते ही हमारी नजर काउंटर के सामने कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उनकी बाईं तरफ एक नीले रंग की एयर इंडिया की अटैची उनकी कुर्सी से सटे फर्श पर रखी थी, ठीक उसी तरह की जैसी हमें चाहिए थी। हालांकि इस बीच हम लोगों ने नीले रंग की एक अटैची बाजार से खरीद ली थी। फेलुदा उस अटैची को लेकर काउंटर के सामने पहुंचे और उन सज्जन की अटैची के पास उसे रख दिया। फिर काउंटर के पीछे खड़े आदमी से चुस्त अंग्रेजी में पूछा, दिल्ली से आपकी कोई फ्लाइट फ्रैंकफर्ट जाती है क्या? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया और फेलुदा ने भी फटाफट थैंक यू कहकर जाते समय बड़ी ही चतुराई से उस बुजुर्ग की अटैची उठा ली और पैर से अपना बैग उनके बैग की जगह सरका दिया। ये देखकर मुझे लगा कि फेलुदा जासूसी की तरह हाथ की सफाई में भी काफी निपुण है। अटैची हाथ में आते ही घंटे भर के अंदर फेलुदा के कारनामे से उस अटैची और उसके अंदर की चीजों की ऐसी दशा हुई कि उसे देखकर धमीजा तो क्या, उसके बाप दादों को भी शक नहीं हो सकता था कि उसमें कुछ घपला हुआ है। अब तक फेलुदा भी अपनी नोटबुक खोलकर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने उसे बंद करके रेल के छोटे से डिब्बे में चहलकदमी शुरू कर दी। फिर जैसे अपने आप से ही बोले, ठीक ऐसे ही एक कंपार्टमेंट में वो 4 लोग थे। फेलुदा की नजरें कब किस चीज पर केंद्रित हो जाएं ये कहना मुश्किल है। जैसे पानी के गिलास को ही लीजिए। रेल के डिब्बे की खिड़की और दरवाजे के दोनों तरफ जाली लगी थी। उसमें 4 पानी के गिलास रखे थे। फेलुदा की नजर उन्हीं में से एक गिलास पर टिक गई। फिर उन्होंने अचानक जटायु से पूछा, रेल में सफर करते समय आपको नींद आती है कि नहीं? जटायु हिप्पो की तरह एक विशाल सी जम्भाई ले रहे थे। बोले, बैठे बैठे झूलना मुझे बुरा नहीं लगता। फेलुदा बोले, जानता हूं, लेकिन ये झूला सबको सुलाने का काम नहीं करता। मेरे एक मौसाजी थे जो ट्रेन में पूरी रात जागते हुए बैठे रहते थे, लेकिन घर में खा पी कर तकिए पर सिर रखते ही गहरी नींद में सो जाते थे। इतना कहकर अचानक उन्होंने एक छलांग लगाई और ऊपर की बर्थ पर चढ़ गए। चढ़कर पहले रीडिंग लाइट जलाई। उसके बाद कुछ समय तक एलेरी क्वीन की किताब के पन्ने उलट पुलट कर देखते लगे, जिसको हमने धमीजा की अटैची में रखने के लिए दिल्ली स्टेशन से खरीदा था। फिर कुछ समय के लिए शवासन की मुद्रा में लेटकर छत की लाइट देखते रहे। मैं जटायु बाबू से पूछने ही वाला था कि वो जो हथियार साथ लाए हैं उसे हम लोगों को कब दिखाएंगे। इसी बीच वो बोले, अरे एक भूल हो गई, डाइनिंग कार के अटेंडेंट से पूछना होगा कि उनके पास सुपारी है कि नहीं। धमीजा की डिब्बी में तो बस एक ही सुपारी रह गई है। फिर लालमोहन बाबू ने कोडक की डिब्बे को खोलकर हाथ पर उंडेला, लेकिन उसमें से कोई सुपारी नहीं निकली। ये तो अच्छा झमेला है, अंदर तो साफ नजर आ रही है एक सुपारी, लेकिन निकलती क्यों नहीं? फिर लालमोहन बाबू ने उस डिब्बे को अपनी हथेली के ऊपर झटकना शुरू कर दिया, लेकिन सुपारी नहीं निकली। फेलुदा एक छलांग में ऊपर से नीचे उतरे और उन्होंने लालमोहन बाबू के हाथ से उस पीले रंग की डिब्बी को ले लिया। फिर उन्होंने खुद उसे झटक कर देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर फेलुदा ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली डिब्बे के अंदर डालकर उससे हल्का सा जोर लगाया और खट की आवाज से सुपारी बाहर निकल आई। फेलुदा डिब्बे को नाक के पास ले गए और बोले, डिब्बे में गोंद लगा हुआ था, शायद एरलडाइट है। बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फेलुदा ने कहा, तौब से दरवाजा बंद कर दे। दरवाजे को एक तरफ खिसकाकर बंद करते समय मैंने देखा जंतर मंतर के वो काले चश्मे वाले बुजुर्ग हमारे दरवाजे के सामने से होकर बाथरूम की तरफ बढ़ गए। फेलुदा के मुंह से तेज सीटी की तरह आवाज निकली। वो उस सुपारी को हथेली पर रखकर एकटक उसे देख रहे थे। साफ दिख रहा था कि वो चीज असल में सुपारी नहीं थी, किसी दूसरी चीज पर रंग चढ़ाकर उसे सुपारी की तरह दिखाने की कोशिश की गई थी। ओफो, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तौब से, बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। आई हैव बीन सच अ फूल। फेलुदा फुर्ती से पास रखे पानी के गिलास को लेकर उसमें सुपारी को डुबोकर उसे रगड़कर धोने लगे। देखते ही देखते पानी का रंग कत्थई हो गया। अच्छी तरह धो लेने के बाद उस चीज को पानी से निकालकर पोंछकर उन्होंने दोबारा अपनी हथेली पर रखा। अब हमें समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। जिसे हम सुपारी समझ रहे थे वो असल में बहुत ही करीने से तराशा गया एक जगमगाता पत्थर था, और जिस तरह से वो चमक रहा था उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो एक हीरा था। इतना बड़ा हीरा मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा कभी नहीं देखा था। फेलुदा एक झटके से उठे और दरवाजे में चिटकनी लगाकर वापस अपनी जगह आकर बैठ गए। उस पत्थर को उलट पुलट कर देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे हीरे की कीमत का तो कोई अंदाज नहीं है, लेकिन कैरेट का थोड़ा बहुत अंदाजा है। मैंने कोहिनूर हीरे की फोटो एक्चुअल साइज में देखी है। मेरे ख्याल से ये कम से कम 50 कैरेट का तो होगा। कीमत कई लाख होनी चाहिए। मैंने दबी जबान से पूछा,
लेकिन धमीजा के पास ये चीज कैसे पहुंची? वो आदमी सेब की खेती करता है और ट्रेन में बैठकर जासूसी उपन्यास पढ़ता है। इसके अतिरिक्त हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ तौब से? लाल मोहन बाबू ने हकलाते हुए कहा। तो क्या ये पत्थर धमीजा को लौटा दिया जाएगा? अगर हमें ये लगेगा कि ये उन्हीं का है तो अवश्य लौटा दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से ये पत्थर उनका नहीं भी हो सकता है? इस सवाल के बारे में तो हम बाद में सोचेंगे। उससे पहले एक सवाल ये भी उठता है कि बंगाल के अलावा भी क्या इसी तरह से कहीं कतर कर सुपारी खाने या काटने का रिवाज है? इसका क्या मतलब फेलूदा? मैंने पूछा। ये केस अब एक नया मोड़ ले रहा है तौब से। अब बड़ी ही सावधानी से सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है। फालतू बातें करने का अब वक्त नहीं है हमारे पास। फेलूदा ने अपने सामने की जेब से पर्स निकालकर एक चेन खोलकर उसमें उस पत्थर को रख दिया। फिर पर्स को अपनी जेब में रखकर ऊपर की बर्थ पर चले गए। लाल मोहन बाबू बोले, जानते हो भाई, मैं तो सोच रहा हूँ अब रहस्य कहानियां लिखना छोड़ दूंगा। पिछले 2 दिनों में जैसी घटनाएं घटी हैं, ऐसी घटनाओं को बनाकर लिखना क्या संभव है? वो कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रॉन्गर दैन फिक्शन। अरे स्ट्रॉन्गर नहीं जटायु बाबू, कहावत है ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। और वैसे ये हीरा भी हमें आप ही के कारण तो मिला है। आपने सुपारी खा खाकर खत्म कर दी, तभी तो हमें ये नीचे से नकली सुपारी मिली। लाल मोहन बाबू बड़ी ही तृप्ति से हंसने लगे। तो तुम्हारा मतलब है कि इसके मिलने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, और तुम ये बात मान भी रहे हो? हा हा हा। वैसे पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हारे ये जो भैया है ना, ये हीरे की बात शुरू से ही समझ गए थे, इसीलिए इन्होंने ये केस लिया था। नहीं तो जरा सोच कर देखो, 2 अटैची चोरी हो गई, लेकिन हीरा हमारे पास ही रह गया। अगर वो पहले से नहीं जानते होते तो क्या ऐसा होना संभव था? लाल मोहन बाबू ने ठीक ही कहा था। सुपारी की वो डिब्बी अभी तक चोरों के हाथ नहीं लगी थी। दिल्ली में होटल के कमरे में घुसकर अटैची चुराने की कोशिश भी बेकार चली गई थी। हीरा अभी तक हम लोगों के पास ही था। इसका मतलब बदमाशों के चंगुल से हमें अभी भी छुटकारा नहीं मिला था। शायद शिमला पहुंचने के बाद भी नहीं मिलेगा। यही सब बातें सोचते सोचते कब मैं सो गया मुझे पता नहीं चला। जब आंख खुली तो शायद आधी रात का समय था। ट्रेन कालका की तरफ भाग रही थी। बाहर अब भी अंधेरा था और कंपार्टमेंट के भीतर भी। तभी मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे के घिसे हुए शीशे पर अंदर से पर्दा टंगा था। पर्दे के बाईं तरफ खुली जगह से शीशे का कुछ हिस्सा दिख रहा था। उसके ऊपर मुझे किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। वो आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कुछ कर रहा था। मैं उसे देखते ही समझ गया कि वो हैंडल घुमाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि दरवाजा अंदर से बंद है, खुलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी सांसें जैसे रुक सी गईं। ये सिलसिला कितनी देर तक चलता मैं कह नहीं सकता, लेकिन बगल की सीट से लाल मोहन बाबू के अचानक ही चिल्ला पड़ने के कारण उस आदमी की परछाई गायब हो गई। वो नींद में बूमरैंग कहकर जोर से चिल्लाए थे। वो आदमी तो गायब हो गया, लेकिन इतनी ठंड में भी मैं पसीने से पूरा तरबतर हो गया था। इसके बाद कालका से मीटर गेज ट्रेन से शिमला तक पहुंचने के बाद तक कुछ खास नहीं घटा। कान में रुई वाला वो बूढ़ा भी हमारी ही ट्रेन से शिमला आया और क्लार्क होटल में ही ठहरा जहां हम रुके हुए थे। लेकिन अब वो हम लोगों पर ज्यादा नजर नहीं रख रहा था, और अब मुझे लग रहा था कि उस पर शक करना गलत था। सच कहूं तो वो आदमी मुझे निरीह सीधा साधा सा दिखाई दे रहा था। लाल मोहन बाबू भी हमारे साथ क्लार्क होटल में ही रुके थे। फेलुदा होटल में पहुंचते ही सामान रखकर पोस्ट ऑफिस तलाशने निकल पड़े। हम भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा अटैची पर नजर रखनी होगी, इसीलिए हम दोनों होटल में ही रुक गए। फेलुदा शिमला पहुंचकर भी शिमला या वहां की बर्फबारी पर चर्चा नहीं कर रहे थे, और लाल मोहन बाबू ठीक इसके विपरीत आचरण कर रहे थे। जो कुछ भी देखते कहते फैंटास्टिक। फेलुदा को लौटने में देर हो गई, इसलिए हमें लंच करते करते 2 बज गए। डाइनिंग रूम के एक कोने में बैंड बज रहा था। हम तीनों के अतिरिक्त उस कमरे में थे। कान में रुई वाला वही बूढ़ा जिसकी तरफ फेलुदा का अब ध्यान नहीं था, और एक दूसरी मेज पर 3 विदेशी, 2 पुरुष और 1 महिला। जब हम खाने के लिए अंदर आ रहे थे, उस समय काला चश्मा पहने, नुकीली दाढ़ी वाला, सिर पर एक कैप पहने हुए एक आदमी कमरे से बाहर चला गया था। जहां तक मुझे याद है, कमरे में हम 8 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। सूप पीते पीते मैंने फेलुदा से पूछा, धमीजा के यहाँ तो आज ही चलना है ना? हाँ, 4 बजे का अपॉइंटमेंट है, 3 बजे निकलेंगे तो टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे। उनका मकान आप जानते हैं?
वाइल्ड फ्लावर हॉल में है, कुफरी जाने वाले रास्ते में पड़ता है, यहाँ से करीब 8 मील दूर है। तो फिर 1 घंटा क्यों लगेगा हमें? सड़क का काफी हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है टॉप से। 5 मील से ज्यादा स्पीड पकड़ने से गाड़ी फिसल सकती है। और जटायु बाबू, आप जो कुछ गर्म कपड़े लाए हैं उनको पहन लीजिएगा। हम जहाँ जा रहे हैं वो शिमला से 1000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां पर यहाँ से काफी ज्यादा बर्फ मिलेगी। लाल मोहन बाबू चम्मच से सूप सुड़कते हुए बोले, क्या हमारे साथ शेरपा भी जाएगा? उनकी बातें सुनकर मुझे जोर से हंसी आई, लेकिन फेलुदा गंभीर स्वर में बोले, नहीं, हम किसी पहाड़ी पर चढ़ने नहीं जा रहे हैं। वहां जाने के लिए सड़क है, गाड़ी से जाएंगे। सूप खत्म करके जब हम खाने का इंतजार कर रहे थे तो फेलुदा अचानक लाल मोहन बाबू से बोले, आप जिस हथियार की बात कर रहे थे उसका क्या हुआ? हाँ, मेरे पास ही है वो तो। अभी तक आपको दिखाने का मौका ही कहाँ मिला। क्या चीज है वो बताइए। बूमरैंग। ओहो, इसीलिए कल रात में शायद वो नींद में बूमरैंग कहकर चिल्ला पड़े थे। फेलुदा ने सवाल किया, ये चीज आपको कहाँ मिल गई? एक ऑस्ट्रेलियन साहब ने अखबार में विज्ञापन दिया था, और कई तरह की चीजों के साथ ये भी था उनके पास। मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुना है निशाना अगर ठीक से लगे तो वो शिकार को घायल करके शिकारी के पास वापस लौट आता है। आपने कुछ गलत सुना है जटायु बाबू। शिकार के घायल होने पर वो शिकार के पास ही पड़ा रहता है। अगर निशाना चूकता है तो वो वापस आ जाता है। अरे चाहे जो भी कहिए, इसे निशाना लगाना बहुत मुश्किल है। मैंने अपने गड़पार वाले घर की छत से निशाना साधा था। मेरा बूमरैंग दीनेंद्र स्ट्रीट के एक मकान की दूसरी मंजिल के बरामदे में लटके हुए एक फूल के गमले में लगा और गमला टूट गया। ये तो गनीमत थी कि किसी परिचित का मकान था, इसीलिए मेरा बूमरैंग मुझे वापस मिल गया। आज उसे साथ ले लीजिएगा जटायु बाबू, फेलुदा ने कहा। लाल मोहन बाबू की आंखें चमक उठी। डेंजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? उस आदमी को अभी तक हीरा तो हासिल हुआ नहीं है, तो खतरा तो है ही ना। 3 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब एक नीले रंग की एम्बेसडर आकर हमारे होटल के सामने रुकी। हम तीनों सामने बरामदे में कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही फेलुदा कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। ड्राइवर यहाँ का लोकल आदमी था, कम उम्र का बलिष्ठ चेहरे वाला एक आदमी। फेलुदा गाड़ी में सामने ड्राइवर के साथ बैठे। उनके पास धमीजा की नकली वाली अटैची थी। हम दोनों पीछे की सीट पर बैठ गए। लाल मोहन बाबू ने अपना बूमरैंग ओवरकोट के अंदर रख लिया था। लकड़ी की उस चीज को मैंने हिला डुला कर देखा था। देखने में काफी हद तक हॉकी स्टिक के निचले हिस्से की तरह थी, लेकिन उससे बहुत पतली और चिकनी। आसमान में सफेद बादल थे, इसलिए बारिश होने की संभावना नहीं लग रही थी। ठीक 3 बजे हमारी गाड़ी वाइल्ड फ्लावर हॉल के लिए रवाना हुई। पहले 4 मील की दूरी बड़े आराम से 20-25 मील की रफ्तार से तय की गई। इधर सड़क पर बर्फ ना के बराबर थी। फिर धीरे धीरे बर्फ बढ़ने लगी। गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। 5 मील के बाद सड़क पर 1 हाथ गहरी बर्फ की परत शुरू हो गई, जिस पर पहियों के निशान नजर आ रहे थे। उन्हीं निशानों के ऊपर बड़ी ही सावधानी से हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। जमीन पर फिसलन इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी के पहिए घूम जाते थे, लेकिन गाड़ी वहीं रुकी रह जाती थी। हमारे नाक और कान धीरे धीरे ठंडे होने लगे। इस बर्फीले राज्य के बीच से और 20 मिनट तक चलने के बाद अचानक रास्ते के किनारे एक लकड़ी के काले तख्ते पर वाइल्ड फ्लावर हॉल लिखा नजर आया। उसके थोड़ा और आगे जाने के बाद एक फाटक मिला जिस पर धमीजा के मकान का नाम लिखा था, द नोक। गाड़ी दाहिनी ओर मुड़कर फाटक के भीतर थोड़ा आगे बढ़ी तो पुराने विलायती डिजाइन का टॉवर वाला विशाल मकान दिखाई दिया। हमारी टैक्सी पोर्टिको के नीचे जाकर खड़ी हो गई। गाड़ी से उतरते ही गर्म वर्दी वाला दरबान आकर फेलुदा से कार्ड लेकर मकान के अंदर चला गया। 1 मिनट के भीतर ही मकान के मालिक खुद बाहर निकल आए। गुड आफ्टरनून मिस्टर मित्तर, आपकी पंक्चुअलिटी तो काबिले तारीफ है। अंदर आइए प्लीज। धमीजा के अंग्रेजी बोलने का लहजा एकदम अंग्रेजों की तरह था। उनके बारे में सुनकर जैसी कल्पना की थी, उनका चेहरा उससे मिलता जुलता ही था। वो हमें लकड़ी के फर्श और दीवारों वाले एक बड़े से ड्राइंग रूम में ले गए, जिसके एक तरफ बने फायर प्लेस में आग जल रही थी। सोफे पर बैठने से पहले फेलुदा ने हाथ की अटैची को उन्हें पकड़ा दिया। धमीजा के निश्चिंत भाव से हम समझ गए कि हमारा घपला वो पकड़ नहीं पाए हैं। थैंक यू सो मच। मिस्टर लाहिड़ी की अटैची भी मैंने यहीं लाकर रखी है। फेलुदा अंग्रेजी स्टाइल में हंसते हुए बोले, एक बार अटैची खोलकर नजर तो दौड़ा लीजिए। वेल, इफ यू से सो। इतना कहकर धमीजा ने अटैची को खोलकर उसमें रखी सारी चीजों को सरसरी तौर पर देखा और बोले, ठीक है, लेकिन ये अखबार मेरे नहीं है। अच्छा, आपके नहीं है? इतना कहकर फेलुदा ने उन अखबारों को धमीजा से ले लिया। नहीं, ये मेरे नहीं है। एंड नाइदर इज दिस।
कहकर धमीजा ने कालका स्टेशन में खरीदी हुई सुपारी से भरी कोडेक का डिब्बा फेलुदा को लौटाते हुए कहा, बाकी सब ठीक है। ओहो, शायद ये गलती से आपकी अटैची में रख दिया गया है, फेलुदा ने कहा। खैर, इस बात से ये साफ हो गया कि उस पत्थर का धमीजा से कोई संबंध नहीं था। तो फिर वो डिब्बी उनकी अटैची में पहुंची कैसे? तभी धमीजा की आवाज सुनाई दी, एंड हियर इज मिस्टर लाहिरीज बैग। कमरे के एक तरफ रखी मेज के ऊपर से दीननाथ बाबू की अटैची फेलुदा के पास पहुंच गई। धमीजा हंसते हुए बोले, आपने हमसे जो बात कही वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक बार अटैची खोलकर देख लीजिए। फेलुदा ने कहा, मिस्टर लाहिड़ी तो सिर्फ एक ही चीज के लिए परेशान थे, एंटारो डायाफॉर्म की बोतल। इट्स देयर, अटैची में ही है, मिस्टर धमीजा ने कहा। एक मैन्युस्क्रिप्ट भी थी ना इसमें? फेलुदा ने पूछा। मैन्युस्क्रिप्ट? तब तक फेलुदा ने अटैची को खोल लिया था। टटोलने की कोई जरूरत नहीं थी। 5 हाथ दूर से ही दिख रहा था कि उसमें मैन्युस्क्रिप्ट जैसी कोई चीज नहीं थी। फेलुदा माथे पर बल डाले उस खुली अटैची को एकटक देख रहे थे। धमीजा ने सवाल किया, कैसी मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं आप? फेलुदा अब भी कुछ नहीं बोले। मैं उनकी मानसिक हालत को समझ रहा था। या तो उन्हें धमीजा को उनके मुंह पर चोर कहना होगा, नहीं तो मैन्युस्क्रिप्ट के बगैर ही अटैची लेकर थैंक यू कहकर चलना होगा। धमीजा अभी भी बोले जा रहे थे, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर मिट्टर, लेकिन जब मैंने पहली बार ग्रैंड होटल में अपने कमरे में ये अटैची खोली थी, उस समय इसमें जो कुछ था अभी भी उसमें वो सारा सामान है, लेकिन इसमें ऐसी कोई कॉपी नहीं थी। अटैची के मालिक का पता ढूंढने के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से खंगाला था। शिमला पहुंचने के बाद से ये अटैची मेरी अलमारी में ताले में बंद थी। एक बार के लिए भी किसी दूसरे के हाथ नहीं लगी है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसके बाद अब हम क्या कर सकते थे? फेलुदा कुर्सी से उठकर संकोच दिखाते हुए बोले, हमसे ही गलती हो गई है मिस्टर धमीजा, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अरे अभी कैसे जाएंगे? एक कप चाय या कॉफी तो पी कर जाइए। नहीं नहीं, थैंक यू, आज तो हमें आज्ञा दीजिए, गुड बाय। हम सब वहां से बाहर निकल पड़े। हम सब वहां से बाहर निकल आए। वो यात्रा संस्मरण आखिर गायब कहाँ हो गया था? इस अटैची में वो क्यों नहीं था, ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। अचानक याद आया, नरेश पाकड़ासी ने कहा था कि उन्होंने गाड़ी में दीननाथ बाबू को कोई लेख पढ़ते नहीं देखा था। तो क्या वही बात सच थी? यानी मैन्युस्क्रिप्ट की दीननाथ बाबू की बात क्या मनगढ़ंत थी? लौटते समय काफी जल्दी अंधेरा हो गया था, लेकिन दिन अब भी ढला नहीं था। घड़ी में 4:25 हुए थे। तो रोशनी इतनी कम क्यों थी? कार की खिड़की खोलकर जब बाहर झांका तो आसमान की तरफ देखते ही कारण समझ में आ गया। अब आसमान में काले बादल घिर आए थे। तो क्या बारिश होने वाली थी? शायद नहीं। वैसे भी रास्ते में काफी फिसलन थी। हालांकि हम ढलान से नीचे जा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गाड़ी और तेज चलने वाली थी, बल्कि उतरते समय फिसलने का खतरा ज्यादा रहता है। बस इतनी गनीमत थी कि इस वक्त रास्ते में गाड़ियों का आना जाना ना के बराबर था। फेलुदा ड्राइवर के साथ खामोश बैठे थे, लेकिन मैं जानता था कि वो गहरी सोच में खोए हुए थे। दीननाथ बाबू और धमीजा दोनों में से किसी एक ने झूठ बोला था। धमीजा की बैठक की अलमारियां भी किताबों से भरी हुई थी। उनके लिए क्या शंभूचरण का नाम जानना संभव नहीं था? 50 साल पहले लिखे गए यात्रा संस्मरण पर क्या उनको लालच नहीं आ सकता था? लेकिन अगर धमीजा के पास वो पांडुलिपि हो भी तो उसे वापस कैसे लेंगे? अब रहस्य एक नहीं बल्कि 2 हो गए थे, एक हीरे का और दूसरा शंभूचरण की पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट का। अकेले फेलुदा के लिए इन 2 गहरे रहस्यों को सुलझा पाना क्या संभव होगा? मैं यही सोच रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी। सांस के साथ नाक और मुंह से भी धुआं निकल रहा था। अचानक उल्टी तरफ से एक गाड़ी आकर हमारी गाड़ी के सामने तिरछी खड़ी हो गई। ड्राइवर के बार बार हॉर्न बजाने के बावजूद जब गाड़ी नहीं हटी तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। फेलुदा ने कुछ कहे बिना स्टीयरिंग पर हाथ रखकर ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने बड़ी ही सावधानी से सड़क के किनारे पहाड़ की तरफ ले जाकर गाड़ी रोक दी। हम चारों ही कीचड़ और बर्फ से सनी सड़क पर उतरे। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। चौंकाने वाली बात ये थी कि सामने जो गाड़ी खड़ी थी वो हमारी ही तरह एम्बेसडर कार थी, लेकिन उसमें कोई भी यात्री या ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। किसी के होने की कोई आहट भी नहीं थी। हम सब बड़ी ही सतर्कता से रास्ते पर नजरें टिकाए बर्फ पर बने गाड़ी के पहियों के निशानों पर कदम रखते हुए चल रहे थे। इतने में लालमोहन बाबू अचानक चौंककर पैर फिसलकर बर्फ पर मुंह के बल गिर पड़े। अचानक एक छपाक की आवाज के कारण वो चौंके थे।
मैं समझ गया कि वो आवाज चीड़ के पेड़ की डाल से बर्फ के एक टुकड़े के गिरने से हुई थी। ऐसी विचित्र खामोशी में अचानक ऐसी आवाज को सुनकर चौंक पड़ना स्वाभाविक ही था। लाल मोहन बाबू का हाथ पकड़कर उनको उठाकर हम फिर से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर समझ आया कि गाड़ी में एक आदमी ड्राइवर की सीट पर बैठा था। हमारा ड्राइवर उसे पहचानता था और उस टैक्सी को भी वो पहचानता था। वो आदमी उसी टैक्सी का ड्राइवर था और उसका नाम अरविंद था। हमारे ड्राइवर हरविलास ने कहा कि या तो वो मर गया है या बेहोश हो गया है। फेलुदा का हाथ उनके कोट की जेब में सरक गया। मैं जानता था कि उसमें उनका रिवॉल्वर रहता था। तभी बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा पास के किसी पेड़ से फिर से जमीन पर गिरा। लाल मोहन बाबू ने चौंकने के बावजूद इस बार अपने आप को गिरने से बचा लिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसके कारण उनको एक बार फिर से बर्फ पर गिरना पड़ा। पिस्तौल का एक जोरदार धमाका होते ही हमारे सामने 2 हाथ की दूरी पर रास्ते के कुछ हिस्से का बर्फ फुलझड़ी की तरह बिखर गया और उस धमाके की आवाज काफी देर तक पहाड़ों से गूंज गूंज कर आती रही। हम उस गाड़ी के काफी करीब पहुंच चुके थे। ये आवाज सुनते ही फेलुदा मेरा हाथ पकड़कर एक झटके में गाड़ी की आड़ में पेट के बल लेट गए और दूसरे ही पल लाल मोहन बाबू लुढ़कते हुए हम लोगों के पास आ गए। हमारे ड्राइवर ने भी छलांग लगाकर गाड़ी के पीछे ओट ले ली। हालांकि वो जवान आदमी था, लेकिन लग रहा था कि उसे पहले कभी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा था। वो गोली हमारे रास्ते के बगल में खड़ी चढ़ाई के पहाड़ के ऊपर से चलाई गई थी। हमलावर अब हमें देख नहीं पा रहा था क्योंकि हम काली एम्बेसडर की आड़ में हो गए थे। जमीन में उस तरह मुंह के बल लेटे हुए भी मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ नई घटना घटित हो रही है। मेरी गर्दन में ठंडी ठंडी कोई चीज गुदगुदी कर रही थी। गर्दन घुमाकर देखा तो समझा कि क्या बात थी। आसमान से चारों तरफ से रुई की तरह महीन बर्फ गिर रही थी। कितनी अद्भुत थी बर्फ की ये बारिश। मैंने पहली बार महसूस किया कि बर्फ गिरने से कोई आवाज नहीं हो रही थी। लाल मोहन बाबू कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन फेलुदा ने जीभ निकालकर सांप की तरह आवाज निकालकर उन्हें रोक दिया। अचानक चारों तरफ की खामोशी टूटी। इस बार गोली की आवाज नहीं थी, ना ही पेड़ से बर्फ गिरने की आवाज और ना बर्फ पर गाड़ी के पहियों की आवाज, बल्कि इस बार आवाज किसी आदमी की थी। लेकिन ये थी किसकी आवाज? स्वर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो आदमी कह रहा था, सुनिए मिस्टर मित्तर, मैंने आप लोगों को अपने निशाने पर ले लिया है। ये बात आप समझ ही गए होंगे, इसलिए कोई चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा। उससे फायदा नहीं होगा बल्कि जान का खतरा ही होगा। मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। फेलुदा ने ऊपर पहाड़ की तरफ मुंह करके पूछा, कौन सी चीज? आप गाड़ी के पीछे से निकलकर सामने आइए। मैं आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं देख पाएंगे। जब आप सामने आ जाएंगे तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। फेलुदा बर्फ के ऊपर से उठकर गाड़ी की उल्टी तरफ जाकर खड़े हो गए। वे कुछ बोल नहीं रहे थे। शायद वो समझ गए थे कि ऐसी परिस्थिति में उस आदमी का हुक्म मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उस आदमी की आवाज फिर से सुनाई दी, आपके साथ 3 लोग और हैं। अगर उन्होंने किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो उसी वक्त उन्हें उसकी सजा मिल जाएगी। इस बात को वो याद रखें। फेलुदा ने कहा, मैं बाहर आ गया हूँ। अब बताओ हमसे क्या चाहते हो? हम लोग गाड़ी के पिछले पहिए के बीच से फेलुदा को देख रहे थे। उनकी नजरें ऊपर की तरफ थीं। उनके सामने पहाड़ के बड़े हिस्से पर बर्फ की चट्टान थी। उसके ऊपर घनी झाड़ियां थी जिनसे वो हमलावर हमें देख रहा था और बातें कर रहा था। उसकी आवाज फिर से सुनाई दी, अपना रिवॉल्वर बाहर निकालिए। फेलुदा ने रिवॉल्वर निकाल लिया। उसे अपने सामने के पहाड़ की बर्फ पर फेंक दीजिए। फेलुदा ने वैसा ही किया। आपके पास कोडेक का डिब्बा है? हाँ है। दिखाइए। फेलुदा ने कोट की जेब से पीला डिब्बा निकालकर ऊपर उठाकर दिखाया। उसमें एक पत्थर था, जरा उसे दिखाइए। फेलुदा ने अपने कोट के सामने की जेब में हाथ डाला, फिर जेब से पत्थर निकालकर उसे 2 उंगलियों में पकड़कर दिखाया। एक पल के लिए चुप्पी छाई रही। वो आदमी जरूर उस पत्थर को देख रहा होगा। तो क्या उसके पास दूरबीन भी थी? फिर से उसकी आवाज आई, ठीक है, अब उसे उस डिब्बे में पहले की तरह रखने के बाद अपने दाहिने तरफ सड़क के किनारे वाले काले पत्थर पर रखकर आप लोग शिमला लौट जाइए। फेलुदा ने जवाब दिया, आपको वो पत्थर चाहिए ना? तो ये लीजिए। उसके बाद की घटनाएं इतनी जल्दी घटी कि कुछ पलों के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फेलुदा ने अपनी बात कहते हुए अपने हाथ में पकड़े पत्थर को जहां से बातों की आवाज आ रही थी सीधे वहीं फेंक दिया और उसके बाद खून जमा देने वाली एक विभत्स घटना घटी। हमारा वो छिपा हुआ दुश्मन
उस पत्थर को लपकने की कोशिश में झाड़ियों के पीछे से कूदकर सामने आने के बाद बर्फ में पैर धंस जाने से अपना संतुलन खोकर लुढ़कते हुए 50 हाथ की ऊंचाई से नीचे सड़क के किनारे बर्फ से जमे नाले पर गिर पड़ा। लुढ़कते हुए ही उसके हाथ की दूरबीन और पिस्तौल, आंखों का काला चश्मा और थोड़ी से चिपकी नकली दाढ़ी निकलकर बर्फ पर इधर उधर बिखर गए। उसके बाद छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। हम तीनों दौड़ते हुए फेलुदा के पास पहुंचे। मुझे लगा था कि इतनी ऊंचाई से लुढ़क कर गिरने से अगर वो मरा नहीं भी होगा तो बेहोश तो जरूर हो गया होगा, लेकिन मैं ये देखकर चौंक गया कि वो लेटे लेटे ही चमकती हुई भूरी आंखों से फेलुदा को घूर रहा था और लंबी सांसें ले रहा था। उसकी आवाज हमें जानी पहचानी सी लग रही थी। उसका कारण अब साफ साफ समझ आ रहा था, क्योंकि ये वही फिल्म अभिनेता अमर कुमार उर्फ श्री प्रवीर कुमार लाहिड़ी यानी दीननाथ लाहिड़ी का भतीजा था। फेलुदा ने ठंडे और रूखे स्वर में कहा, अब तो आप समझ ही गए होंगे प्रवीर बाबू कि किसने किसको काबू में किया है, तो अब कुछ भी छिपाने का कोई मतलब नहीं। कहिए, आप क्या चाहते हैं? वो आदमी कुछ नहीं बोला। कुछ देर चुप रहने के बाद फेलुदा ने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं कहना चाहते तो मैं आपको सारी बात बताता हूँ। अगर मेरी कोई बात गलत हो तो आप बीच में मुझे टोक सकते हैं। ये हीरा आपको उस नेपाली बक्से में मिला था। मेरा अनुमान है कि ये अमूल्य रत्न नेपाल के शराबी राजा ने शंभुचरण को दिया था। हो सकता है वो नेपाली बॉक्स असल में शंभुचरण का ही रहा हो। अपनी मौत से पहले वो ये बॉक्स अपने दोस्त सतीनाथ लाहिड़ी को दे गए थे। सतीनाथ बाबू अपनी गंभीर बीमारी के कारण इस हीरे की बात किसी को बता नहीं पाए थे। कुछ ही दिनों पहले ये हीरा आपको उस बॉक्स में मिला था। फिर आपने उसे सुपारी के रंग में रंग कर सुपारी बनाकर कोडेक के डिब्बे में गोंद से चिपका कर रखा था और सुरक्षित समझकर उसे चाचा से मिली अटैची में रख दिया। लेकिन ये आपने सोचा भी नहीं था कि दूसरे ही दिन वो अटैची आपके घर से मेरे घर में चली जाएगी। उस दिन छिपकर हमारी बातें सुनने के बाद से ही आप उसे हथियाने का मौका ढूंढ रहे थे। मिस्टर पुरी के नाम से फोन करने और प्रिटोरिया स्ट्रीट में गुंडे लगाने से जब कोई फायदा नहीं हुआ तो आप हमारा पीछा करते हुए दिल्ली तक आए, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जनपथ होटल में किया हमला भी बेकार गया, इसलिए मजबूरन आपको शिमला आना पड़ा। और उसके बाद तो आपकी जो दुर्दशा हुई है वो हम सब देख ही रहे हैं। कहिए प्रवीर बाबू, मैंने कुछ गलत कहा? प्रवीर बाबू की दहकती आंखों में चमक आ गई। बड़े ही धूर्त नजरों से फेलुदा को देखते हुए बोले, आप किसकी बात कर रहे हैं? कैसा हीरा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल धड़क उठा। हीरा तो बर्फ के नीचे दब गया था, जिस पर और भी बर्फ जमती जा रही थी। फिर एक चौंकाने वाली बात हुई। फेलुदा ने अपने सामने की जेब से एक और पत्थर निकाला और बोले, क्यों, आप इसे नहीं पहचानते? जो पत्थर बर्फ के नीचे दबा है उसकी कीमत है महज 5 रुपए। आज सुबह ही मिलर जेम कंपनी से खरीदा था, और ये है असली हीरा। प्रवीर कुमार ने शेर की तरह छलांग लगाकर फेलुदा पर हमला किया और उनके हाथ से उस हीरे को छीन लिया। लेकिन तभी एक जब्बर हथियार ने प्रवीर कुमार के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। वो फिर से बर्फ पर गिर गया। उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई और उसके हाथ का हीरा फिर से फेलुदा के हाथ में आ गया। थैंक यू लालमोहन बाबू, फेलुदा ने कहा। फेलुदा का ये धन्यवाद लालमोहन बाबू के कानों तक पहुंचा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो अब भी अपने ही हाथ में पकड़े अपने बूमरैंग को बड़ी ही मुग्ध नजरों से देख रहे थे। शिमला वापस लौटते समय गाड़ी में प्रवीर कुमार को होश आ गया था और अब वो बिल्कुल केंचुआ सा बन गया था। उसने सारी बातें स्वीकार कर ली थी। फेलुदा ने अपनी पिस्तौल फिर से हासिल कर ली थी और उनके हाथ में पिस्तौल होने के कारण ही प्रवीर कुमार से सच उगलवाने में हमें सुविधा हुई थी। प्रवीर कुमार को बूमरैंग मारने के बाद लालमोहन बाबू ने ही रास्ते से बर्फ उठाकर उसके माथे पर लगाई थी। मुझे नहीं पता कि उससे कुछ फायदा हुआ था या नहीं। बेहोश ड्राइवर भी अब काफी ठीक हो गया था। उसे रुपयों का लालच देकर अपने पक्ष में न कर पाने के बाद प्रवीर बाबू ने उसे घायल कर दिया था। अशरीरी फिल्म से निकाल दिए जाने के बाद से ही प्रवीर कुमार का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसे भरोसा था कि फिल्म में एक्टिंग करके वो नाम और शोहरत दोनों हासिल करेगा। लेकिन उसकी आवाज उसमें बाधा बन गई। सीधे रास्ते से कुछ हासिल नहीं होने वाला ये सोचकर उसने गलत रास्ते का सहारा लेने की बात सोची। उसी समय वो नेपाली बॉक्स उसे मिल गया। उस बक्से को टटोलने पर उसे वो पत्थर मिला। उसकी परख करवाकर उसका दाम जानने के बाद उसका दिमाग घूम गया। अब वो खुद फिल्म बनाकर उसमें हीरो बनने का सपना देखने लगा, जिससे कोई भी उसे फिल्म से बाहर ना निकाल सके।
उसके बाद की घटनाएं तो सभी जानते हैं। फिलहाल के लिए प्रवीर कुमार को शिमला में हिमाचल प्रदेश की स्टेट पुलिस की कस्टडी में रखा गया। हीरा मिलने के बाद ही फेलुदा को शक हो गया था, इसीलिए उन्होंने शिमला पहुंचते ही दीननाथ बाबू को फोन करके शिमला पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन कारण नहीं बताया था। अगले दिन 11 बजे की गाड़ी से शिमला पहुंचने के बाद वो अपने भतीजे के बारे में जैसा उचित समझें कर सकते थे। हीरा शायद दीननाथ बाबू के ही अधिकार में रहने वाला था, क्योंकि ये उनके ताऊजी का था। पूरी बातें सुनने के बाद मैंने फेलुदा से पूछा, हीरे का रहस्य तो समझ गया दादा, लेकिन शंभूचरण बाबू का वो यात्रा संस्मरण कहाँ गया? फेलुदा ने कहा, वो दूसरा रहस्य है और उसका भी समाधान हो गया है, थैंक्स टू अखबार एंड पानी का ग्लास। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, लेकिन इसके बाद फेलुदा कुछ नहीं बोले, पूरे रास्ते चुप बैठे रहे। क्लार्क होटल पहुंचकर हम उसके ऊपर की खुली छत पर रंगीन छतरी के नीचे बैठकर हॉट चॉकलेट पीने लगे। कुल 8 टेबल थे वहां। एक मेज पर हम तीनों बैठे थे, एक दूसरी मेज पर 2 जापानी लोग थे और एक दूसरी मेज पर कान में रुई डालने वाले वो सज्जन। इस वक्त उनके कान में रुई नहीं थी। आसमान में बादल छंट चुके थे, लेकिन शाम का वक्त होने के कारण रोशनी काफी कम थी। शहर की सड़कों और मकानों की बत्तियां धीरे धीरे जलने लगी थीं। वैसे तो हम लोग बैठे हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान बार बार शंभूचरण की पांडुलिपि पर ही जा रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया, फेलुदा, धमीजा झूठ बोल रहे हैं या दीननाथ बाबू? दोनों में से कोई भी नहीं तो अब से। वो यात्रा संस्मरण वाकई में है, लेकिन वापस मिल पाएगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैंने डरते हुए पूछा, क्या आप ये जानते हैं कि वो किसके पास है? जानता हूँ, अब मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन उस आदमी को दोषी साबित करना मुश्किल काम है। वो बहुत ही तेज दिमाग का है। उसने मुझे भी करीब करीब बेवकूफ बना ही दिया था। तभी एक बेरा छत के दरवाजे के सामने खड़े होकर फेलुदा का नाम लेकर इधर उधर देखने लगा। मिस्टर मित्तिर। फेलुदा ने हाथ उठाकर उसे बुलाया और कहा, मैं हूँ मिस्टर मित्तिर, बोलिए। बहरे ने एक बड़ा सा ब्राउन लिफाफा उन्हें देते हुए कहा, ये कोई मैनेजर साहब के पास छोड़ गया था आपके लिए सर। लिफाफे के ऊपर लाल पेंसिल से लिखा था, मिस्टर PC मित्तर, क्लार्क होटल। लिफाफा लेने के बाद फेलुदा के चेहरे के भाव बदल गए। उसके अंदर रखी चीज को बाहर निकालते ही हमें एक परिचित सी गंध महसूस हुई और फेलुदा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके अंदर से जो निकला था वो एक बहुत ही पुरानी कॉपी थी, ऐसी कॉपी जो हमारे देश में अब नहीं मिलती। कॉपी के पहले पन्ने पर खूबसूरत राइटिंग में लिखा था, अ बंगाली इन लामालैंड। नीचे लेखक का नाम था शंभूचरण बोस, जून 1917। जटायु बाबू जोश से बोल पड़े, अरे ये तो वही मैन्युस्क्रिप्ट है। मैं मुंह बाए फेलुदा को देख रहा था। फेलुदा की नजर अब उस कॉपी पर नहीं थी, वो सामने देख रहे थे। तो क्या फेलुदा सचमुच बेवकूफ बन गए थे? अब मैं समझ गया था कि फेलुदा की नजर किसी खास चीज पर केंद्रित थी। मेरी नजरें भी वहीं टिक गईं। वो जापानी लोग अब चले गए थे। अब हमारे अतिरिक्त छत पर एक और व्यक्ति थे। वो थे किसी समय कान में रुई डालकर काला चश्मा और टोपी पहनकर घूमने वाले वो बूढ़े सज्जन। फेलुदा एकटक उन्हीं को देख रहे थे। वो सज्जन धीरे से उठे और हमारी तरफ आने लगे। हमारी मेज से करीब 3 हाथ की दूरी पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपना चश्मा उतारा, फिर टोपी, लेकिन अब भी कुछ खटक रहा था। फेलुदा ने कहा, अपने नकली दांत नहीं लगाएंगे? सर्टेनली। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक जोड़ी दांत निकालकर मुंह में लगा लिए। उनके गाल और ठोड़ी अब भरे भरे दिखने लगे। अब उन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो थे लैंसडाउन रोड के रूखे मिजाज के चैंपियन मिस्टर नरेश चंद्र पाकड़ासी। फेलुदा ने सवाल किया, दांत कब बनवाए? ऑर्डर तो बहुत पहले दिया था, लेकिन दिल्ली से लौटने के 1 दिन बाद ही मिला। अब मैं समझ गया कि दीननाथ बाबू ने नरेश बाबू को बूढ़ा क्यों समझा था। ट्रेन में उनके नकली दांत नहीं लगे हुए थे। उसके बाद जब हम उनसे लैंसडाउन स्ट्रीट में मिलने गए थे, तब तक उन्होंने दांत लगाना शुरू कर दिया था। फेलुदा ने कहा, अटैचियां अनजाने में ही नहीं बदली थी, बदली गई थी। इसका अंदाजा मुझे काफी पहले से ही हो गया था, लेकिन ये सब कुछ आपका कारनामा है, इसे समझने में थोड़ा टाइम लग गया। पाकड़ासी बाबू ने बड़े ही आराम से कहा, ऐसा तो होना ही था। मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूं, ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आपने गलती कहाँ की पता है? उन अखबारों को धमीजा की अटैची में रखने की। आपने ऐसा क्यों किया था ये भी मैं जानता हूँ। दीननाथ बाबू की अटैची से वो कॉपी निकाल लेने के बाद अटैची हल्की हो गई थी। अटैची उठाते समय उनको ये बात खटक सकती थी
इसीलिए उसमें कागज रखकर आपने उसका वजन बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन ट्रेन में अखबार कौन संभाल कर अपने बक्से में रखता है, कहिए तो जरा। पाकड़ासी बाबू ने जवाब दिया। सही कहा आपने मिस्टर मित्तर, लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा होता तो उसे जरा भी संदेह नहीं होता। फेलुदा ने कहा, एक सवाल और है मेरा। आपको छोड़कर बाकी सब गहरी नींद में सोए हुए थे। आमतौर पर ट्रेन में सफर करते समय दीननाथ बाबू ठीक से सो नहीं पाते हैं। क्या आपने उनको कोई नींद की दवा दी थी? जी हाँ, पानी के ग्लास में नींद की गोली पाउडर करके मिलाई थी, है ना? जी हाँ, ये भी सही कहा आपने। वो सेकोनेल थी। वो हर समय मेरे पास रहती है। डिनर से पहले सबको पीने के लिए पानी दिया गया था और धमीजा को छोड़कर बाकी दोनों बाथरूम में हाथ धोने गए थे। यानी आप धमीजा को नींद की गोली नहीं खिला पाए? जी नहीं, और इसीलिए मेरी रात खराब हो गई। जब सुबह 6 बजे उठकर धमीजा ने दाढ़ी बनाई, उसके बाद अपनी अटैची में सामान रखकर वो बाथरूम चले गए। उस बीच मैंने अपना काम कर लिया। बाकी दोनों उस समय भी गहरी नींद में थे। फेलुदा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपकी सबसे बड़ी चालाकी पता है क्या थी? इस कॉपी को पा लेने के बाद भी आपने मेरे घर आकर मुझे रुपयों का लालच दिया। शिमला जाने से रोकना, टेलीफोन और कागज में लिखी धमकियां भी आपकी ही करतूतें थीं। मिस्टर पाकड़ासी खिलखिलाकर हंसने लगे और बोले, नेचुरली, शुरुआत में मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप शिमला आएं। उस समय तो आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे। मेरी यही चिंता थी कि फेलू मित्तर जब अटैची के मामले से जुड़ रहे हैं तो मेरा परफेक्ट क्राइम पकड़ा जाएगा। यहाँ तक कि प्लेन में बैठकर भी मैंने आपके उस दोस्त की जेब में धमकी भरा कागज रख दिया था। उसके बाद शिमला आने के बाद धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि उस कॉपी को आपको लौटा देना ही बेहतर होगा। और ऐसा क्यों? फेलुदा ने पूछा। क्योंकि कॉपी के बिना अटैची लौटाने से आप भी शक के घेरे में आ जाते, और ऐसा मैं नहीं चाहता था। इन थोड़े दिनों में आपकी इंसानियत को कुछ हद तक तो समझ ही चुका हूँ। थैंक यू नरेश बाबू। क्या अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ सकता हूँ? जी हाँ, जरूर पूछिए। ये कॉपी आपने मुझे लौटा दी है, लेकिन आपने इसकी दूसरी कॉपी भी बना ली है। ठीक कह रहा हूँ ना? नरेश बाबू का चेहरा पल भर में उतर गया। मैं समझ गया कि फेलुदा ने अपना उस्तादी दांव मारा है। उन्होंने कहा, जब हम आपके घर गए थे उस समय आप टाइप कर रहे थे। वो इसी मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी तैयार की जा रही थी। ठीक कहा ना मैंने? लेकिन आपको कैसे पता चला? उस दिन आपके कमरे में मुझे एक महक मिली थी। वही महक शंभूचरण के नेपाली बक्से में भी मिली थी, और आज इस कॉपी में भी वही महक है। लेकिन कॉपी करने में क्या हर्ज है? नरेश पाकड़ासी हकलाते हुए बोले। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। शंभूचरण का निधन हुआ है 21 में, यानी 51 साल पहले। यानी 1 साल पहले इस रचना पर लेखक का कॉपीराइट समाप्त हो गया है। यानी इस रचना को अब कोई भी छाप सकता है। नरेश बाबू उत्तेजित होकर बोले, बिल्कुल छाप सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं कि ऐसा करके मैंने कुछ गलत किया है? ये इतनी असाधारण रचना है, दीननाथ बाबू क्या कभी इसे प्रकाशित कराने के बारे में सोचते भी? मैं तो इसे प्रकाशित करवाकर ही रहूंगा, और मैं अपने इस अधिकार में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। फेलुदा शरारत से मुस्कुराते हुए बोले, हस्तक्षेप भले ही ना करे, लेकिन आपका प्रतिद्वंदी तो बन ही सकता है। क्या मतलब? कौन बनेगा मेरा प्रतिद्वंदी? फेलुदा जोर से हंस पड़े। नरेश बाबू की तरफ हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर बोले, मीट योर राइवल मिस्टर पाकड़ासी। इस अटैची के रहस्य के मामले को सुलझाने के लिए मैं दीननाथ बाबू से सिर्फ एक ही पारिश्रमिक मांगूंगा, ये कॉपी। समझे? जटायु के मुंह से अचानक निकला, बूमरैंग। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्द ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।